आपका 89 स्वदेश पर आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार के संकेत आज अच्छे हैं। कल हमने शुक्रवार की गिरावट को भुलाकर बाजार ने अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश थी और अच्छी बात यह रही कल के सत्र में कि हमने देखा कि जो दिग्गज शेयर हैं, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई, एयरटेल, इन तमाम ने काफी अच्छा सपोर्ट बाजार को करने का काम किया है। आज का दिन काफी क्रूशल है और क्रूशल इस वजह से है क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, यानी कि अक्टूबर सीरीज की आज एक्सपायरी हो जाएगी। कल से हम नए सीरीज में कदम रखेंगे। आज एफओएमसी की बैठक भी शुरू होने वाली है और कल देर रात अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा। लेकिन ट्रंप है एशिया के भ्रमण पर, गुरुवार को उनकी शी जिनपिंग के साथ बैठक होने वाली है और इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर है कि क्या ट्रेड डील को लेकर कोई और अच्छी खबर निकल कर आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो मैकेनिज्म है दोनों के दोनों देशों ने ट्रेड डील को लेकर उसको काफी हद तक तैयार कर लिया है। अब इन दोनों नेताओं की बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उससे कुछ और अच्छी चीजें आने की उम्मीद है और ये निश्चित तौर पर पूरे ग्लोबल बाजारों के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर काम करेगा। तो ऑप्टिमिज्म है और इसी चलते हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी हुई है और गिफ्ट निफ्टी फिर से आज बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। लेकिन पहले 4 ट्रिगर लेकर आएंगे और उन ट्रिगर्स के बाद एक एक करके धीरे धीरे हम शो में आगे बढ़ेंगे और आपको स्टॉक्स न्यूज, ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स और तमाम चीजें, ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन 4 बड़े संकेतों की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार है। कल हमने देखा कि डाउ, नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप का भी इंडेक्स है, सारे के सारे रिकॉर्ड ऊंचाई पर गए हैं और नैस्डैक की जो तेजी रही है वो रही है करीब 400 अंकों से भी ज्यादा की और उसकी वजह ये रही कि मेटा, एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट के तमाम शेयर 2 से 4% चढ़े हैं और इस हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं। कल और परसों ज्यादातर कंपनीज के नतीजे आ जाएंगे आईटी के और निश्चित तौर पर जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं, हालांकि बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग जरूर है लेकिन इन पर फोकस करके आप जरूर चलिएगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, कल 170 अंक निफ्टी चढ़ा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकॉर्ड हाइस के करीब फिर से जा रहा है, 400 अंकों की दूरी रह गई है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। ये फ्यूचर्स के लेवल आपकी स्क्रीन पर है, 26,050 की 40 अंकों की बढ़त पर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि एफआईज की कैश में फिर से बिकवाली आई है। क्वांटम बहुत छोटा, 100 करोड़ से भी कम का आंकड़ा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो बढ़ रही है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बिकवाली के चलते, क्योंकि पिछले अगर आप 2 हफ्ते देखेंगे तो 3-4 सत्र ही ऐसे होंगे जब एफआईज की तरफ से सेल के फिगर आएंगे। शॉर्ट कवरिंग वो कर रहे हैं, एक्चुअल बाइंग अभी कैश में आ नहीं रही है। कब आएगी इसको लेकर निवेशक थोड़े वेट एंड वॉच के मूड में हैं। आईओसी के नंबर्स आए हैं, मझगांव डॉक के नतीजे आए, अच्छे नतीजे आए दोनों कंपनीज के। इंडस टावर के जो नतीजे आए अनुमान के मुताबिक आए और कल हमने देखा कि नतीजों से पहले इंडस टावर के शेयर में भी करीब 3% के आसपास की तेजी थी और कल पूरे टेलीकॉम स्पेस में अच्छी रौनक हमने देखी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अच्छे कमेंट्स आए हैं वोडाफोन आइडिया की जो प्ली थी, जो अर्जी थी उसको लेकर। आज जो हमारी नजर रहने वाली है, निफ्टी का तो कोई नतीजा नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर पर नजर रहेगी। अदानी ग्रीन के नतीजे भी आज आने वाले हैं, तो इस पर आप फोकस करके चलिए। जिंदल स्टील के भी नंबर्स आज के सत्र में आएंगे, अच्छा इस पर भी आप नजर रख के चलिए। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिन पर आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए और ये आज बाजार के लिए फिर से एक अच्छे संकेत के तौर पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े ट्रिगर्स तो हमने जान लिए हैं, लेकिन अब शो की भी शुरुआत करते हैं ट्रिगर्स के बाद ग्लोबल बाजार और खासतौर से यूएस के बाजार, क्योंकि काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे बाजार भी क्यूज लेते हैं। और कल जो क्लोजिंग हुई है वो एक बार फिर से अभिषेक यूएस के बाजारों में देखा जाए तो टेक स्टॉक्स के बदौलत अच्छी खासी मजबूती पर जाके हमने देखा है कि बाजार बंद हुआ है। S&P 500 नए उच्चतम लेवल पर पहुंचता हुआ, डाउ जोन्स भी 330 अंकों के पार मजबूत होकर क्लोजिंग अपनी दे चुका है। नास्डैक में भी हमने देखा कि 432 अंक के उछाल के साथ जो है क्लोजिंग हुई है। S&P 500 आप देखिए 6,800 के पार जाता हुआ, तो एक मजबूत सेशन अमेरिकी बाजारों से। लेकिन अभिषेक, एशिया के बाजार यहाँ पर एक मिक्स ट्रिगर जो है उसका संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल यूएस और एशिया के बाजारों से किस तरह के संकेत? कविता, देखिए संकेत अच्छे हैं। मतलब एशिया में एक्चुअली हमने देखा था कि निकेई और कोस्पी दोनों के दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। निकेई में हमने देखा था कि 50,000 के ऊपर के लेवल हम देख रहे थे। नई प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, उनकी ट्रंप के साथ बैठक भी होने वाली है। एशिया में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। हांगकांग के लेवल हम देख रहे हैं कि करीब करीब
37-38 अंक नीचे हैं, 0.25% से भी कम की गिरावट है। तो एशिया में आपको कमजोरी दिखेगी, निकेई करीब करीब फिलहाल 200 अंक नीचे है। कोस्पी में भी हमने 1% के आसपास की कमजोरी देख रहे हैं। अदरवाइज अमेरिकी बाजारों से जो संकेत हैं काफी अच्छे हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है और यहां तक कि जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर भी हमने नए हाईज बनते हुए देखे हैं। अब गुरुवार को दक्षिण कोरिया में अपेक्स समिट के साइडलाइंस पर डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिनपिंग की बैठक होने वाली है और आसियान समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, 11 देशों का ये समिट होता है आसियान समिट, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो शी जिनपिंग के साथ बैठक करने जा रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर उन्होंने भी ऑप्टिमिज्म जाहिर की है। तो बढ़िया माहौल है। और 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में नैस्डैक में करीब करीब 900 अंकों की रफ्तार हम देख चुके हैं। एनवीडिया, मेटा, अल्फाबेट, टेस्ला, ये तमाम शेयर कल 2 से 4% की तेजी के साथ बंद हुए हैं और इस हफ्ते अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे भी आने वाले हैं जो कि अगले 2 दिन में आ जाएंगे। फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स थोड़े से हम देख रहे हैं कि सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। इन एसोसिएशन विद Acko, कार का एक्शन हीरो। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज माहौल अच्छा है। आज से FOMC की बैठक शुरू होने वाली है और ये चीज देखिए बाजार में प्राइस में कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है कि 0.25% का रेट कट आने वाला है। प्राइस इन है पूरी तरह से, उसको लेकर बाजार में कोई रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर है कि जेरोम पावेल दरें घटने की ट्रेजेक्टरी को लेकर, देश की इकोनॉमी को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर क्या कहते हैं, ये काफी ज्यादा क्रूशियल होगा और आगे का टोन भी कहीं ना कहीं वो सेट कर देंगे, जो आगे जो फर्दर जो रेट कट्स होने वाले हैं या फिर पॉलिसी आने वाली है, तो उस पर नजर रहने वाली है। और एशिया में हम देख रहे हैं कि थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग वाला आज के सत्र में माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमने देखा था कि $4,400 प्रति औंस पर पहुंच गया था और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल तनाव था, सेफ हेवन डिमांड आ रही थी क्योंकि ट्रेड को लेकर टेंशन थी, अमेरिका और चीन के बीच के रिश्तों में तलखी आई थी। लेकिन जो ही ये तलखी दूर होने के संकेत मिले हैं, गोल्ड से पैसे निकलने लगे हैं और पैसे निकल के कहां जा रहे हैं, वो इक्विटीज में जा रहे हैं। सीधे सीधे ये हो रहा है, पैसे सीमित होते हैं और गोल्ड पिछले हफ्ते करीब 3.5% के आसपास की हमने गिरावट देखी है और कल के सत्र में भी हमने देखा था कि $4,000 के नीचे गया था गोल्ड। आज भी हम देखा था कि शुरुआती सत्र में $4,000 के नीचे था, थोड़ा सा बाइंग आई है, $4,030 के आसपास के गोल्ड के भाव हैं। क्रूड की बात करें, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव है क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने संकेत दिए हैं कि आगे वो फर्दर आउटपुट हाइक करेंगे। अब ओपेक आउटपुट हाइक क्यों कर रहा है? अब ये है कि प्राइसेस मान लीजिए थोड़े से अगर कम रहते हैं, आउटपुट बढ़ा के वो चाहते हैं कि अमेरिका से जो शेल का जो उत्पादन होता है क्रूड ऑयल का, उसको काउंटर करें और उसके चलते लगातार उत्पादन बढ़ा भी रहे। बट भारत के लिए जो हम क्रूड अपना 80% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं और उसके चलते एक निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है, क्रूड अगर नीचे आता है तो यहाँ से अब संकेत ठीक है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 99 के नीचे ही है और अगर हम 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें अमेरिका में तो उसमें भी कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं, 3.97, 4% के नीचे ही है बॉन्ड यील्ड। तो ओवरऑल संकेत ठीक है। एशिया को मुझे लगता नहीं कि आपको ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, हमारे लिए बेहतर इंडिकेटर ये है डाउ और नेस्डे के साथ, और कल की तेजी को मुझे लगता है कि बाजार आज कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि आज एक्सपायरी है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, अदरवाइज माहौल में कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, चलिए तो यहाँ पर काफ़ी हद तक संकेतों को लिहाज से हमने बातचीत तो कर ली है। अभिषेक, FIDIs के आंकड़े भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। FIIs ने बीते सेशन बिकवाली की है लेकिन वो अमाउंट काफ़ी हद तक कम था और DIIs ने एक बार फिर से खरीदारी का एक आंकड़ा भी दर्ज किया है। सो ओवरऑल FIIs के सेंटिमेंट के लिहाज से भी हम देखें तो यहाँ पर सेंटिमेंट में बदलाव और उस लिहाज से माहौल में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। और अगर हम नवंबर की बात करें तो थोड़ा सा अगर आप एक बैकग्राउंडर भी दे सके कि इस पूरे महीने जो है ऐतिहासिक हिस्टोरिकली किस तरह का रहा है, उससे भी एक संदेश मिलेगा। लेकिन जो अभी आंकड़े फिलहाल स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं, केवल 2 ट्रेडिंग सेशंस जहां पर हमने बिकवाली देखी FIIs की, अदरवाइज हमने खरीदारी का मोमेंटम बरकरार देखा है उनकी तरफ से। कविता, देखिए खरीदारी आ तो रही है FIIs की, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस फोर्स में आनी चाहिए या फिर जिस फोर्स में आने पर बाजार पसंद करेगा
ज्यादा चीयर करेगा, शायद वो अभी नहीं हो रही क्योंकि बहुत छोटे छोटे आंकड़े आ रहे हैं। कल भी आप देखेंगे कितनी 55 करोड़ की हल्की सी बिकवाली हुई है, हल्की सी खरीदारी, हल्की सी बिकवाली। और नेट अगर आप अक्टूबर के आंकड़ों को देखेंगे कविता, तो अभी भी मतलब बिकवाली का जो आंकड़ा है करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का है नेट एफआईज की तरफ से, सेल का ही फिगर है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, अब हम चूंकि बाजार चल रहा है तो मेरा मानना है कि अच्छी चीजों पर फोकस करके चलनी चाहिए। अच्छी चीज ये कि एफआईज अपनी शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं। हमने देखा था कि उनकी जो लॉन्ग होल्डिंग थी इंडेक्स फ्यूचर्स में वो गिर के आगे थी 8% के आसपास, उसके भी नीचे थोड़ी सी, यानी कि 92% एफआई शॉर्ट थे। अब वो जो लॉन्ग होल्डिंग है वो बढ़ के हो गई है करीब 26% के आसपास, 25.69% ये है लॉन्ग होल्डिंग। तो ये एक संकेत अच्छा है। देखिए होगा क्या, क्रोनोलॉजी क्या होगी, होगा ये कि पहले जो अभी दिख रहा है और जो हम रीड कर पा रहे हैं कि पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी और उसके बाद एक बार ये Q2 के नंबर्स अगर बीत जाते हैं, अब तक ठीक चल रहे हैं, Q3 मुझे लगता है कि एफआईज के लिए ट्रिगर का काम निश्चित तौर पर करेगा। और एफआईज अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर क्या होता है। अब ये बयानों में ट्रंप के और पीएम मोदी के ये गर्मजोशी दिख रही है, लेकिन क्या एक्चुअली वो ट्रेड डील में ट्रांसलेट होगी, और अगर होती भी है तो वो टैरिफ कितना होगा। टैरिफ अभी तो 50% है, 25% तो खुन्नस में लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। और ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनको वादा किया है कि हम रशिया से परचेज पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो ये सारी चीजें अभी आगे की हैं, तो एफआईज अभी वेट एंड वॉच के मोड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये शॉर्ट कवर होना, ये अच्छे संकेत जरूर कहे जाएंगे। 74% शॉर्ट अभी भी है, अभी भी गुंजाइश काफी ज्यादा है। तो मान लीजिए यहां से एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग अगर करते हैं और ना, तो ये बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। और उसके बाद अगर एक्चुअल बाइंग अगर आ जाती है एफआईज की तरफ से, तो निश्चित तौर पर वो सोने पर सुहागा होगा। अदरवाइज तो बहुत छोटे आंकड़े हैं, मतलब 1000 करोड़ रुपए भी कुछ माने नहीं जाते हैं एफआईज के लिहाज से देखा जाए। लेकिन ये जरूर है कि इनका ना बेचना भी एक राहत की चीज है। और एफआईज से देखिए पैसे कहां पर आते हैं या फिर निकासी कहां पर होती है, ये दोनों ही चीजें। वेटेज सबसे ज्यादा एफआईज का होता है, वो है बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इसमें आता है। सेकंड नंबर पर आईटी है, फिर ऑयल एंड गैस है। तो ये तीनों के तीनों खेमे अगर आप देखेंगे कविता, तो आपको ग्रीन शूट्स नजर आएंगे। यहां पर बाइंग हो रही है, बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर चल रहे हैं, आईटी में भी हम देखने की बाइंग हो रही है। ऑयल एंड गैस वाले शेयर भी अगर हम पिछले कुछ सत्र में देखेंगे, हालांकि उसकी वजह यह भी रही है कि जीआरएम्स ऊपर गए हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $8.5 के ऊपर निकल गया, उसके चलते कल के सत्र में सपोर्ट मिलते देखा। अदरवाइज ये तीनों एरियाज में बाइंग हो रही है धीरे धीरे। तो अगर एक्चुअल बाइंग आती है, अगर थोड़े फुल फोर्स एफआईज आते हैं, थोड़ा दिल खोल के आते हैं भारतीय बाजार में, तो कोई वजह नहीं है कि हम जल्द ही निफ्टी पर भी रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखेंगे। अगर हम डीआईज की बात करें, डीआईज लगातार भारतीय बाजार पर बुलिश रहे। कल भी हमने देखा करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास के डीआईज ने बाइंग की है। और अक्टूबर में अब तक डीआईज की जो बाइंग रही है वो 36,000 करोड़ से ज्यादा की रही है। 65% डीआईज लॉन्ग है, और शॉर्ट की बात करें तो 34% डीआईज शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो डीआईज का सपोर्ट तो है, एफआईज का सपोर्ट आने लगा है, आने के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि अभी भी थोड़े से अभी वो ठिठके हैं, हाथ खोल नहीं रहे। जिस दिन वो हाथ खोलेंगे, निफ्टी बैंक पर तो हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देख लिए, निफ्टी में भी हम ज्यादा दूरी पर है नहीं। लेकिन चलिए अब यहाँ पर क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, तो ऐसे में एक वॉलेटाइल सेशन होने की भी संभावना है। बट हैविंग सेड दैट, अभिषेक, थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति भी हम समझ लेते हैं। देखिए जितने भी एक्सपर्ट से हम बातचीत भी कर रहे हैं, और आपने भी की होगी, 25,800 25,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट उभर कर आ रहा है, ऑलमोस्ट 57,800 से लेके 58,000 के आसपास का। लेकिन देखना होगा कि आज उस क्रूशियल लेवल के इर्द गिर्द क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमता है या नहीं। तो क्या सेटअप और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कविता, पहले निफ्टी की बातचीत कर लेते हैं। देखिए सेटअप आज के सत्र में ठीक है, और मैं एक बार जरा पुट कॉल रेशियो भी सामने रख देता हूं दर्शकों के। निफ्टी का पीसीआर 1.02, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.8 से 1.2 तक रहे तो आपके कंफर्ट रेंज में होता है, उसको लेकर ज्यादा कोई परेशान नहीं होना चाहिए। निफ्टी बैंक की अगर हम पीसीआर की बात करें, कल की बाइंग के बाद हमने देखा है कि 1.05,
ये है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। एफएनओ बैन वाले शेयर जो कल बैन में थे आज भी बैन में है। समान कैपिटल और सेल ये दोनों के दोनों शेयर बैन में हैं और मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 140% समान कैपिटल का है, एचसीएल का है 135%। मुझे लगता है कि समान कैपिटल अभी बैन में रहेगा। जिस दिन बैन से निकला था शेयर में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी थी, लेकिन सेटअप जो है बाजार के लिए अच्छा है। ग्लोबल बाजार मिले जुले हैं, अमेरिका मजबूती है, एशिया में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। चले बहुत थे रिकॉर्ड हाई से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अब देखते हैं कि गुरुवार को ट्रंप की और जिनपिंग की जो बैठक होती है उसमें से क्या निकल के आती है। लेकिन कल निफ्टी बैंक दोनों में कल हमने शानदार तेजी देखी, 0.25% के आसपास की, 26,000 के ऊपर ब्रीफली निकला भी था निफ्टी। और बाजार के लिए जो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं शेयर, कविता एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज में देख रहा था कि देखिए अक्टूबर में 11 निफ्टी स्टॉक्स ने लाइफ हाई बनाया है, 52 वीक हाइस पर शेयर पहुंचे हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर अच्छी चीज है, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक भी है। अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस इस महीने में लगभग 8-8.5% चढ़ गया है और 3 महीने के हाइस पर 1485 रुपए का भाव हमने रिलायंस के शेयर में देखा है। तो रिलायंस लगातार सपोर्ट करने काम कर रहा है। तो जो दिग्गज है वहां से सपोर्ट निकल के बाजार के लिए अच्छा आ रहा है और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सपोर्ट कोई जल्दी फिजल आउट होगा। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि एफआईज ने कल के सत्र में भले ही कैश में छोटी सी बाइंग आई हो, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा जम के उन्होंने खरीदा। करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग आई है। तो संकेत ओवरऑल अच्छे हैं बाजार के लिए। और मेरा मानना यह है कि अभी भी आपकी जो रणनीति जो बाजार में होनी चाहिए वो प्योरली बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए, गिरावट पर खरीदिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अब अगले 3-4 सत्र में जो होगा उसकी बातचीत आगे करेंगे। हम खबरों के अधीन हैं, हम सेंटिमेंट के अधीन हैं, तो आगे अगर कोई जो डिसरप्शंस आते हैं तो उसकी बात अलग है। अदरवाइज फिलहाल के लिए आज के लिए माहौल अच्छे लग रहे हैं। बाय ऑन डिप्स का ही आपको रणनीति बनाने के चलनी चाहिए। 25,800 अहम सपोर्ट है और रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं फिर से रेंज दूंगा 26,100 से लेकर 26,200, ये एक रेंज है। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो आप फिर रिकॉर्ड हाइज जो कि 26,277 का है उसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। शॉर्ट नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट का बाजार नहीं है क्योंकि बाजार रिट्रेस नहीं कर रहा है। एक दिन की सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग आई है, अदरवाइज तो बाजार का मोमेंटम लगातार स्ट्रांग रहा है। पिछले अगर आप 8 सत्र में देखेंगे तो 7 सत्र में बाजार चला है, तो ये बाजार काफी मजबूत है। और अगर शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, अगर एफआईज की तरफ से शॉर्ट्स अगर और कवर करते हैं तो मान के चलिए कि मोमेंटम बाजार में और स्ट्रांग हो जाएगा। और दुनिया भर के बाजार जो हाइज बना रहे हैं, भारतीय बाजार अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आपको जल्दी हाइज बनाते हुए दिखेगा। अब इस सीरीज में नहीं हो पाया, लेकिन अगली सीरीज की शुरुआत में यानी कि नवंबर सीरीज की शुरुआत में जल्द ही हम रिकॉर्ड हाइज के लेवल आते हुए निफ्टी पर भी देखेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में अभिषेक। बैंक निफ्टी कविता मुझे लगता है कि निफ्टी के मुकाबले मजबूत है और मजबूती हमने देखी भी है। अब लगातार 4,000 पॉइंट की रैली के बाद करीब ऊपरी स्तर से करीब 900 पॉइंट निफ्टी बैंक नीचे आया था, लेकिन कल हमने देखा कि 400 पॉइंट की अच्छी तेजी मजबूती दिखी। 12 में से 9 शेयर कल के सत्र में चढ़े और सरकारी बैंकों में क्या गजब का माहौल था। एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक भी हमने देखा कि अपने 52 वीक का नया हाई बनाया, 1,000 रुपए के ऊपर निकल के कारोबार करा एचडीएफसी बैंक। तो मोमेंटम वहां से भी स्ट्रांग है और जो सलाह है निफ्टी बैंक में भी वो भी यही है कि आप इसमें भी बाय ऑन डिप्स ही कीजिए। और निफ्टी के मुकाबले आज के सत्र में मुझे निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्लाइटली बेहतर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आज फिर से अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ बाजार कदम बढ़ाए, बट ये जरूर है कि आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है, थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, थोड़े से चर्निंग बाजार में होती है, वो देखने को मिलता है। तो आप उस हिसाब से थोड़ा कॉशियस भी रहिएगा। बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल वाला माहौल हो सकता है। अदरवाइज 57,800 तक कोई टेंशन की बात नहीं है। आप ये सपोर्ट लगा लीजिए, आप इसको स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। 58,500 तक निफ्टी बैंक में कोई खास रेजिस्टेंस से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां तक के लिए आप बुलिश हो सकते हैं। मेरा मानना है कि 57,500 के ऊपर अगर निकल के निफ्टी बैंक टिकता है तो फिर एक नई ट्रेजरी में जाने की निफ्टी बैंक तैयारी कर लेगा। 57,500 के पास मान लीजिए अगर निफ्टी बैंक मिल जाता है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और आ गई तो आप डेफिनेटली बाइंग कीजिए। और जिन्होंने अभी तक निफ्टी बैंक की सवारी नहीं की है, जिन्होंने एंट्री नहीं की है, उनको तो करना ही करना है। फिर वो
मतलब टेंशन की बात नहीं है, शॉर्ट ना करें। मोमेंटम काफी ज्यादा मजबूत है और मोमेंटम मजबूत करने के ट्रिगर हो सकता है कि कल के सत्र में और आ जाएं। अगर यूएस फेड दरें घटा के अगर ये कह दे कि नहीं, लेबर मार्केट की हमारी स्थिति मजबूत है, इकोनॉमी में कोई चिंता की बात नहीं है, तो ये भारतीय बाजार के लिए भी ये ट्रिगर का काम निश्चित तौर पर करता हुआ दिखाई देगा। राइट, चलिए तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि देख लेना कि किस तरह से आज का कारोबार पूरा ट्रेड्स के लिहाज से उभर कर आता है। लेकिन इसके अलावा आज नज़र रहेगी मार्केट टॉप 10 पर भी और फोकस करेंगे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पर भी। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर ओवरऑल जो नतीजे आ रहे हैं, सेंटिमेंट काफ़ी हद तक बाजार का इसकी वजह से भी सुधर रहा है। खासतौर से कंज्यूमर डिस्क्रिप्शंस के पैक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेट्स को बीट करते हुए काफ़ी फ्रंट पे नतीजे हमें आते हुए देखने को मिले हैं। ऑब्वियसली एक फॉलो अप बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद हमें क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में भी रहेगी, लेकिन अभी तक जो ओवरऑल रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी हद तक बाजार की उम्मीद पे या तो इनलाइन रहे हैं या तो उससे बेहतर ही आए हैं। तो उससे भी काफ़ी हद तक मूड माहौल बाजार का डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स हमें बेहतर दिखाई दे रहा है। कविता, डेफिनेटली देखिए, बाजार में जो सेंटिमेंट बेहतर हुआ है ना, तो मैं ज्यादा वेटेज अर्निंग्स को ही दूंगा। देखिए, ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म है। मोदी के ट्रंप के बयान आए हैं और ये संकेत मिल रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं कि नहीं टैरिफ में कटौती होगी। लेकिन जो हाल फिलहाल हमने बाइंग देखी है वो डेफिनेटली हमने अर्निंग्स के चलते देखी है। लगभग 20 कंपनीज के नतीजे आ गए हैं निफ्टी में, और उसमें इक्का दुक्का ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा निराश किया है। अदरवाइज काफी अच्छे नंबर्स ओवरऑल हमने आते हुए देखे हैं और इसने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। देखिए, क्या है कि 50 में से 20 तो आ गए, 30 बाकी हैं। उम्मीदें ये हैं कि हाँ, उनसे भी ठीक आएंगे। हालांकि इस क्वार्टर से बहुत अच्छे हम उम्मीद करके चल नहीं रहे थे। माना ये जा रहा था कि नहीं, ये क्वार्टर ऐसे ही निकल जाएगा। मतलब 9-10% की अर्निंग ग्रोथ हमने पिछली तिमाही में देखी थी और शायद ये भी ऐसे निकल जाए, सिंगल डिजिट की अर्निंग ग्रोथ, यानी कि निफ्टी कंपनी की मुनाफे की ग्रोथ। अब देखते हैं कि ये कैसा गुजरता है। क्वार्टर 3 से उम्मीदें काफी अच्छा है और ये माना जा रहा है कि जो सेकंड हाफ है FY26 फाइनेंशियल ईयर का, वो काफी अच्छा रहने वाला है बाजार के लिए। तो अर्निंग्स का सपोर्ट तो है, अर्निंग का सपोर्ट देखे ही हम देख रहे हैं कि ये जो FIs हैं वो भी बाजार पर थोड़े से बुलिश हो रहे हैं और ये हफ्ता काफी ज्यादा क्रूशल है। LNT हो गया, ITC हो गया, सिप्ला हो गया, मारुति सुजुकी, तमाम कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। काफी हद तक संकेत मिल जाएंगे। निफ्टी की ओवरऑल करीब मतलब निफ्टी को मिला दें तो ओवरऑल करीब 300 नंबर्स इस हफ्ते आने वाले हैं। तो ये हफ्ता ना सिर्फ भारत के लिए, अमेरिकी बाजारों के लिए भी काफी क्रूशल है। वहां पर जो IT कंपनीज हैं उनके नंबर्स आएंगे और उनकी कंपनीज के आधार पर हम देखेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक IT कंपनीज हैं ये भी थोड़ी सी रिएक्शन देती हुई दिखेंगी। तो बढ़िया है ओवरऑल। अब तक तो अर्निंग सीजन अच्छा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम आगे भी स्ट्रांग रहने की उम्मीद यहां से बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, क्या है ना कि हम कहते हैं कविता कि भाव भगवान छे, भाव हमारे सामने है। हम रिकॉर्ड हाइस के आसपास लगभग पहुंच गए। अब तो ये आंकड़ों की बात है ना कि ठीक है 200-250 पॉइंट और चढ़ गए तो एक नया हाई बन जाएगा। अदरवाइज में क्या प्रॉब्लम है, निफ्टी बैंक ने नया हाई बना दिया है। निफ्टी भी लगभग नए हाइस के आसपास, आधे % के आसपास की दूरी रह गई थी। तो हम मान के चलिए वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अदरवाइज तो जो पिक्चर है वो साफ साफ हमारे सामने दिखाई दे रही है। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कई कंपनीज ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए। खबर वाले शेयरों की लिस्ट भी काफी लंबी है, तो एक एक करके उनकी बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप नतीजों के बारे में बताइए, कौन से नतीजे अच्छे आए हैं, कौन से कमजोर आए हैं और कैसी दिखाई दे रही है अब तक की पिक्चर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ पर कल आफ्टर मार्केट आज जो है काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेके टायर्स से, जहाँ पर जेके टायर्स में इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है इसमें 11% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी जो है अच्छा खासा 64% से ज़्यादा का इसमें अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट में अपटिक के पीछे का जो रीज़न है, यहाँ पे हायर वॉल्यूम्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफ़ी उछाल देखने को
को मिला है। बाटा इंडिया भी आज फोकस में रह सकता है वीक सेट ऑफ नंबर के चलते, जहाँ पर कंपनी का इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है उसमें 4.3% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली है। 73% से ज़्यादा की इसमें जो है नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में डिक्लाइन देखने को मिला है। और हायर एक्सपेंस और लोअर रेवेन्यू के चलते यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी का पैट इम्पैक्ट हुआ है। और लोअर ग्रॉस मार्जिन के चलते भी जो है इस क्वार्टर में कंपनी का जो एबिटा है उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। सोना BLW की बात करें तो यहाँ पे सोना BLW के नंबर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं इस क्वार्टर में। यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू इसमें 23% से ज़्यादा का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 20% का यहाँ पर अपटिक देखने को मिला है। और कंपनी ने जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली अनाउंस किए हैं। और रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू में जो अपटिक देखने को मिला उसके पीछे रीज़न है EV बिजनेस में एक्सपांशन के चलते। IOCL की बात करें तो यहाँ पर IOCL के भी स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं, जहाँ पर जो मार्जिन है उसमें अपटिक देखने को मिला है डिस्पाइट लोअर रेवेन्यू के बावजूद। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें जो है स्ट्रीट का जो एस्टिमेट है उसके ऊपर कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट में यहाँ पर जो है 33% से ज़्यादा का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी जो है 160 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पर। इंटरेस्ट आवर की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट आवर भी फोकस में रह सकता है इनलाइन सेट ऑफ नंबर के चलते, जहाँ पर इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है इसमें 1.6% का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट में भी जो है करीब 6% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला सीक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एबिटा मार्जिन्स के, तो यहाँ पे जो है एबिटा मार्जिन्स 94 बेसिस पॉइंट का जो है अपटिक देखने को मिला क्वार्टर बेसिस पर। मैज़गांव डॉक की बात करें तो यहाँ पर मैज़गांव के जो नंबर आए हैं इस क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, जिसके चलते आज ये भी फोकस में रह सकता है। इस क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 28% से ज़्यादा की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वहीं अगर बात करें एबिटा की, तो यहाँ पर एबिटा में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। कंपनी का जो एबिटा है उसमें 511 करोड़ से बढ़कर जो है 695 करोड़ पर देखने को मिला है। यहाँ पर 36% का जो अपटिक नज़र आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक के भी जो नंबर आए हैं वीक आए हैं इस क्वार्टर में, जहाँ पर रेवेन्यू जो है इसमें 11% का अपटिक देखने को मिला है। और अगर बात करें एबिटा मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी जो है 68 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। PNB हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पे PNB हाउसिंग के जो नंबर है वो मिक्स आए हैं। यहाँ पर NII जो है इसमें 13.8% का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो पैट में काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 33% का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है, जो 472 करोड़ से बढ़कर 626 करोड़ पर देखने को मिला है। इसी के साथ साथ और एक बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जहाँ पर तमिलनाडु मर्केंटाइल ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए, जिसके चलते ये भी आज फोकस में रह सकता है। इस क्वार्टर में जो ROA है उसमें 3 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे अपटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पर। रेमंड लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर रेमंड के जो नंबर है मिक्स मिले जुले आए हैं। इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है इसमें 11.4% का अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी ने जो है एक एक्सेप्शनल लॉस भी रिपोर्ट किया है 167 करोड़ का, जिसके चलते पैट में जो है इम्पैक्ट देखने को मिला है। आखिर में बात करेंगे केफिन टेक्नोलॉजीज़ के, जहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजीज़ के भी जो नंबर आए काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पर इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है इसमें 12.8% का अपटिक देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पर। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो यहाँ पे मार्जिन्स में भी जो है काफ़ी उछाल देखने को मिला है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो मार्जिन है 41.5% से बढ़कर 43.9% पर देखने को मिला है, जिसके चलते केफिन भी जो आज फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग नतीजों के चलते। तो रविंदर, आपने यहाँ पर नतीजों की तो अपडेट दे दी, लेकिन साथ ही मार्केट टॉप 10 को लेकर भी हम जानते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, तो बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर और मार्केट टॉप 10 पर हम रविंदर आप ही से पूछ रहे हैं कि आपकी लिस्ट में आज क्या क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अर्निंग्स की तो बात हो गई। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। आज के सेशन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर RBI ने जो है यूनिवर्सल बैंक के लिए दायर जो अर्जी बैंक की थी उसको जो है रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो मापदंडों को पूरा ना करने के कारण जो ये जो अर्जी है उसको लौटाया गया है, जिसके चलते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ कुछ गोल्ड फाइनेंशियरी स्टॉक्स है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस। ये जो स्टॉक है आज फोकस में रह सकता है, और इसके पीछे जो रीज़न है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है
उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई से गोल्ड में जो है 8.6% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है और कल भी जो है इसमें 2.5% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और $4,000 के नीचे जो है फिसलता हुआ नजर आया गोल्ड, जिसके चलते गोल्ड फाइनेंशियली स्टॉक जो है फोकस में रह सकते हैं। टाटा केमिकल की बात करें तो यहाँ पर टाटा केमिकल भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी है केन्या में, वहाँ पर उनको उन्होंने जो है एक लीगल बैटल जीता है 783 करोड़ का, जिसके चलते टाटा केमिकल फोकस में रह सकता है। दिलीप बिल्डकॉइन की बात करें तो यहाँ पर दिलीप बिल्डकॉइन जो है तमिलनाडु में 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर उभरता हुआ नजर आया है NH49 के लिए, और जो कॉस्ट है इसका 879 करोड़ का है। इसी के साथ साथ RVNL भी आज फोकस में रह सकता है L1 बिडर के चलते, जहाँ पर कंपनी को जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से जो है 165 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, जिसके चलते RVNL भी फोकस में रह सकता है। ईपैक की बात करें तो यहाँ पर ईपैक भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को जो है 140 करोड़ का जो है परचेस ऑर्डर मिला है, जिसके चलते ईपैक फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ NTPC ग्रीन भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर NTPC ग्रीन का जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो है एक MOU साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, जिसके चलते NTPC ग्रीन भी फोकस में रह सकता है। HPCL की बात करें तो यहाँ पर HPCL भी जो है उसमें वो भी फोकस में रह सकता है। HPCL जहाँ पर जो मुंबई रिफाइनरी है उसमें जो ऑपरेशन है उसमें जो है कुछ परेशानी आ रही है, जहाँ पर हाई सॉल्ट क्रूड ऑयल के चलते यहाँ पे कुछ परेशानी आ रही है ऑपरेशन में, जिसके चलते HPCL फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे अलकार्गो लॉजिस्टिक्स की, जहाँ पर अलकार्गो लॉजिस्टिक्स ने जो अपने सितंबर मंथ के जो है बिजनेस अपडेट अनाउंस किए हैं और LCL जो वॉल्यूम है सितंबर मंथ में उसमें 6% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और वहीं अगर बात करें एयर वॉल्यूम्स की तो इसमें जो है 14% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो मंथली बिजनेस अपडेट के चलते अलकार्गो लॉजिस्टिक भी जो आज फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारी टीम को, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी रेलेवेंट नतीजे हों, जहाँ पर आपके लिए कमाई करने के मौके बन जाएं, जो बड़े नतीजे होते हैं उनको तो हम फोकस करते ही करते हैं। और इसके अलावा खबरों वाले शेयर, एक लंबी लिस्ट होती है, एक्सचेंजेस से डेटा निकालना, रिपोर्ट से स्टोरी लेना, उसके बाद सारी चीज़ों को कलेक्ट करके सुबह सुबह सामने रखना, ये आसान काम होता नहीं है। तो मैं अपनी टीम को सल्यूट करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो ये एक लंबी लिस्ट है, हमने देखेंगे कि आज मुथूट मणप्पुरम पर ये फोकस में रहेंगे। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन को एक ऑर्डर मिला है, L1 बिडर चुनी गई है, तो ये कंपनी फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाली है। टाटा केमिकल के लिए भी अच्छी खबर आई है और नतीजों की ये लंबी लिस्ट है, इन पर आगे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल सबसे पहले निफ्टी पर व्यू ले लेते हैं और अपने एक्सपर्ट्स ये जान लेते हैं कि आज उनके रडार पर कौन से शेयर हैं, वो उन्होंने कहां पर स्टडी की है, कहां पर उनको पैसे बनाने के मौके दिखाई दे रहे हैं। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल से। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। रत्नेश जी, एक इंडेक्स पर क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे और लगे हाथ आप अपने शेयर भी बताइए कि आज आप कहां पर बुलिश हैं या फिर कहां पर बेरिश हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। बाजार में जिस तरह हम कंटिन्यू बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी पे ही रखना है, तो वही मेरी रणनीति अभी भी बनी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 25,900 25,850 से काफी अच्छे सपोर्ट है और थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे कहीं पे भी अगर हम 26,510 के ऊपर टिकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तेजी 26,100-200 तक बन सकती है। तो वहां पे फिर तेजी करी जा सकती है। अच्छा है कि बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो रहा है, तो आके हमको मौके मिल सकते हैं खरीदारी के। कभी भी जब बड़ा गैप अप होता है तो उसमें हम थोड़ा सा खरीदारी के मौके नहीं ढूंढ पाते हैं जब तक कि थोड़ा बहुत करेक्शन नहीं आता है। तो इसलिए अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मौका मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रिगर और मिल सकता है तेजी के लिए। तो 25,950, 25,900, 800 कहीं पे भी ये जो लेवल पे अगर मिलते हैं तो आपके लिए तो खरीदारी का मौका यहाँ पे ढूंढना चाहिए। बैंक निफ्टी से थोड़ी सी उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंक निफ्टी हो सकता है मंथली एक्सपायरी करंट थोड़ा सा परफॉर्म ज्यादा बेटर कर सकती है। तो बैंक निफ्टी में 58,000 से 57,950 से अच्छे सपोर्ट जोन है। ऊपर में कहीं पे भी 58,400, 58,500 हमको लेवल आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में रह सकते हैं। और तो मुझे जो ज्यादा
दो अच्छे स्टॉक लग रहे हैं। सबसे पहले जो उसमें भारतीय एग्जाम एक मुझे अच्छा एक कल के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो भारतीय एग्जाम में अगर आप ट्रेंड लाइन डालेंगे तो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का कल के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे 1840 का स्टॉप लॉस लगा के 1930 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है फेडरल बैंक में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा दिखता है कि फेडरल बैंक में एक लंबी तेजी यहाँ पे करी जा सकती है इंट्राडे के लिहाज से, एज वेल एज पोजीशन के लिहाज से। 229 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 242 रुपए के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। बढ़िया है, फेडरल बैंक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ जाएगा और 242 रुपए की टारगेट है। और हमने देखा है कि अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में देखेंगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है फेडरल बैंक का। और हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी शेयर को लेकर आया। 229 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए फेडरल बैंक में बनेगा। और दूसरी कंपनी, ये जो कंपनी है ये भारतीय एयरटेल की ही सब्सिडरी है, जो कि राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं देती है और अच्छे पैसे बना के दिए हैं भारतीय हेक्सोकॉम ने भी। टारगेट डिसेंट से है, ज्यादा नहीं है कोई। 1930 रुपए के टारगेट है और 1840 रुपए का स्टॉप लॉस ये आपके स्क्रीन पर दोनों के टारगेट स्टॉप लॉसेज आप देख रहे हैं। और भी हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन की रौनक थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो डायरेक्टर ईडी न्यूज़ स्वदेश के आनंद चौरी का जन्मदिन है। तो उनको मैं ऑन एयर विश भी कर देता हूं, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और हम बेहतर कंटेंट, बेहतर प्रेजेंटेशन लेकर आने के पीछे जिम्मेदार वही होते हैं। और आके आपको और बेहतरी देखने को मिलेगी अगले 1 साल में, इसका वादा मैं देता हूं उनकी तरफ से। लेकिन चलिए नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जेके टायर, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं और रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए का क्लॉक किया इन्होंने। करीब करीब 11% का उछाल है। प्रॉफिट की बात करें तो 64% का उछाल है प्रॉफिट में, काफी हेल्दी प्रॉफिट है। मार्जिन भी इन्होंने इंप्रूव किया है और मल्टीपल ट्रिगर्स रहे हैं। एक तो देखिए क्रूड, एक इनके लिए क्रूड डेरिवेटिव इनके लिए कच्चा माल है, तो कच्चा तेल का भाव सॉफ्ट रहा है, तो एक ट्रिगर वो बन गया। रिप्लेसमेंट डिमांड काफी अच्छी आई है। हमने देखा कि टायर कंपनीज के लिए फेस्टिव सीजन के दौरान और जीएसटी की दरें घटी हैं, उसने भी सपोर्ट करने का काम किया है। पूरा का पूरा इंपैक्ट नहीं आया अभी पिछले क्वार्टर में, कुछ हद तक ही आया होगा। लेकिन यह है कि नंबर्स अच्छे और टायर शेयरों ने बढ़िया दौड़ लगाई है अक्टूबर में। जेके टायर, जरा चार्ट चेक कीजिए रत्नेश जी, अभी कितना दौड़ेगा जेके टायर का टायर? जी बिल्कुल, जेके टायर में भी रिसेंट में हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद में कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 400 रुपए का काफी एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठता है, तो 400 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लगता है खरीदारी बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे जो पहला टारगेट आएगा 450 रुपए का, उसके बाद में जो वहां से दूसरा टारगेट बन सकता है 485 490 तक का बन सकता है। तो 400 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इसमें खरीदारी करना चाहिए। रत्नेश, तो यहाँ पर जेके टायर्स पर आपने बातचीत कर ली, लेकिन कुछ और भी अहम नतीजे आए हैं जहाँ पर सोना बीएलडब्ल्यू पर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू देखें, रत्नेश, हालांकि आप तो यहाँ पर चार्ट्स की बदौलत सलाह देंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू लगभग 23% के आसपास बढ़ा है। 1138 करोड़ पर यह आंकड़ा 922 करोड़ के मुकाबले यहाँ पर तेजी उछला है। सोना बीएलडब्ल्यू पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नतीजों की। नेट प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। 172 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है। और एबिटा मार्जिन 24.9%, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 238 बिप्स की कमी आई है, लेकिन एबिटा आप देखें 283 करोड़ पर ऑलमोस्ट 12.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने आता हुआ देखा है। एक बार टेक चेक बताइएगा हमें रत्नेश, फिलहाल चार्ट्स पे कोई एंट्री करने का समय है, क्योंकि काफी वॉल्टिलिटी हमें देखने को तो मिल रही है। बीते सेशन ऑलमोस्ट 1% मजबूत होकर काउंटर बंद हुआ है, लेकिन किसी को फ्रेश बाइंग करने की सलाह आप देंगे या आपको लगता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए और कंफर्टेबल लेवल्स पर आ जाए, उसके बाद कुछ इनिशिएट करना चाहिए? गुड मॉर्निंग कविता। मुझे ऐसा लगता है सोना अकाउंट्स में बिल्कुल भी यहाँ पे भी कंटिन्यू हमको लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिससे आप नतीजों का जिक्र करा है, थोड़ा ठीक दिख रहे, तो हो सकता है थोड़ा सा उछाला है। पर मुझे ऐसा लगता है अभी कहीं पे भी इसमें स्टेबिलिटी या कंसोलिडेशन नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में काफी बड़े सप्लाई है सोना अकाउंट को। तो यहाँ पे कहीं पे जैसे 500 रुपए के आसपास में काफी मेजर सप्लाई, तो जिन्होंने नीचे के स्तर पे ले रखा है उनको तो मेरी सलाह यही है, कोई उछाल पे यहाँ पे से निकलने की सलाह है।
तो उछाल पर आपको निकलने की सलाह दी जा रही है सोना BLW में। रत्नेश, यहाँ पर अब बात करते हैं मस्काओ डॉक की, और ये भी न्यूज़ में भी काफ़ी हद तक ये काउंटर छाया रहा है। हालांकि पिछले पूरे 5 दिनों के सेशन की अगर हम एक कॉल देखें तो लगभग 1.25% के आसपास का दबाव है, लेकिन नतीजों के फ्रंट पर एक बार स्क्रीन पे भी नतीजे फ्लैश कर लेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू कमाई यहाँ पर आई जो है लगभग 6.3% के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिली है। एबिट मार्जिन में 519 बिप्स का इजाफा 23.7% पर, यह आंकड़ा 18.5% के मुकाबले। एबिटा 694 करोड़ के आसपास 36% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर हमने एक जंप देखा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें 749, लगभग 28% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें देखने को मिला है। ओवरऑल मोमेंटम में हालांकि ये स्टॉक ज़रूर रहा है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिप बिल्डिंग काउंटर्स पे एक मोमेंटम बना भी है, ये इसका लीड भी रहा है। हैविंग सेड दैट, कुछ फ्रेश बाय यहाँ पे या जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उन्हें प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ लेवल्स आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल गाइस, यहाँ पे देखिए सभी डिफेंस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन चल रहा है अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। मजडॉक में भी सेम यही देखने को मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे 2780 2760 काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। कभी आज रिजल्ट के कारण थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर खुलता है, यहाँ पे 2840-50 के आसपास में, तो जिन्होंने नीचे ले रखा है उनको बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि ऊपर में वापिस से सप्लाई हमको 2900 के आसपास में देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे के स्तर पर जिन्होंने ले रखा है, मेरी तरफ से उनको यहाँ पे इस स्तर पर अगर आता है तो यहाँ पे जरूर एक मुनाफा वसूली करना चाहिए। गांव डॉक को लेकर ये व्यू, लेकिन रत्नेश जी, ये गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनीज हैं अब इनकी शाइन धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे सोने का भाव नीचे आ रहा है। क्योंकि अगर हम कॉमिक्स पर गोल्ड को देखेंगे तो अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 8 से 8.5% नीचे आ गया है। घरेलू बाजार में MCX पर भी सोने चांदी अब थोड़े फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि CFM डिमांड थोड़ी कम हो रही है और उसके चलते प्रेशर आ रहा है। मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम, मुथूट का गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा है अगर हम मणप्पुरम से तुलना करेंगे तो। और अगर हम पिछले 5 सत्र में देखें तो 5 सत्र से शेयर लगातार नीचे आ रहा है। 3335 रुपए के आसपास गया था, वहां से लगातार एक हम स्लाइड देख रहे हैं शेयर में। मुथूट फाइनेंस को लेकर क्या व्यू देंगे? क्या इसमें शॉर्ट करना है रत्नेश जी? जिनको मान लीजिए जो लॉन्ग ना कर पाए, जो मौका चूक गए थे, क्या आप शॉर्ट करें इसमें? बिल्कुल, काफी एक अच्छी तेजी हमको यहाँ पे देखने को लिए, एक लंबा स्ट्रेच, थोड़ा सा अपने चार्ट पे स्ट्रेच भी है ये। तो अब जैसा आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि शॉर्ट करना चाहिए, तो शॉर्ट के लिए मेरी सलाह ये रहेगी जब भी 3100 के नीचे जाएगा तब थोड़ा सा ये शॉर्ट यहाँ पे बन सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रहेगा वहां पे अगर 3100 नीचे कोई शॉर्ट करता है, पोजीशन बनाता है, तो 3160 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, जहाँ पे टारगेट हमारा बन सकता है फिर 3030 से लेके 3000 रुपए तक का। तो 3100 के नीचे ही शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अभी किसी तरह का रिवर्सल यहाँ पे है नहीं। जरूर स्ट्रेच है चार्ट पे, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देख सकते हैं, पर किसी तरह का रिवर्सल अभी इसमें चार्ट में नहीं है। मुथूट को लेकर ये भी हो गया। इंडस टावर का शेयर भी फोकस में रहेगा अपने नतीजों के चलते। रेवेन्यू में तो हमने 1.5% के आसपास की तेजी देखी है, बढ़त देखी है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 6% के आसपास की हेल्दी ग्रोथ है। और मार्जिन भी लगभग 1%, यानी कि 94 बेसिस पॉइंट इन्होंने इंप्रूव किया है। कल के सत्र में हमने देखा था कि इंडस टावर के शेयर में तेजी बन रही थी, और कल सारे के सारे टेलीकॉम स्टॉक्स चल रहे थे। भारतीय एयरटेल हो गया, इंडस टावर हो गया, वोडाफोन हो गया, अगर आप रिलायंस को भी जोड़ लें तो रिलायंस भी देखिए बढ़िया तेजी दिखा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में जो भी बयान आया, थोड़ा सा ना कोर्ट की भाषा में भी सॉफ्टनेस थी, और सरकार ने भी ये संकेत दिए कि शायद एक अलग पॉलिसी आ सकती है AGR वगैरह को लेकर। तो सेक्टर में ऑप्टिमिज्म ये बना। इंडस टावर कैसा लग रहा है चार्ट पर आपको रत्नेश जी? और इंडस टावर के बाद ना लगे हाथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वोडाफोन आइडिया को लेकर भी सवाल पूछेंगे कि करना क्या है। वोडाफोन आइडिया कल हमने देखा था कि ये इंट्राडे में 10 रुपए के पार लगभग 6-8 महीने के बाद गया होगा। क्या करना है इंडस टावर में आज नतीजों के दम पर, और वोडाफोन को लेकर क्या व्यू होगा आपका? इंडस टावर में देखिए एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा था। कल के सत्र में जरूर एक थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी उछाल आया था, पर वापिस से इसने अपना वीक छोड़ा है और वापिस से नीचे सपोर्ट लेवल के आसपास में बंद करा है। तो मुझे ऐसा लगता है
बड़ी तेजी तो यहाँ पे नहीं है, वो 360 रुपए काफी एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, तो उस स्टॉप लॉस से किसी को तेजी करना है तो जो टारगेट थोड़े बहुत बन सकते हैं 380 385 तक के बन सकते हैं। इससे बड़े टारगेट अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े सप्लाई है, तो 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ही उस टारगेट तक के लिए ट्रेड करना चाहिए। आइडिया में तो देखिए काफी एक अच्छी तेजी कल ऑलरेडी हमको देखने को मिल गई है, मुझे नहीं लगता है 10.5 के ऊपर इतनी जल्दी सस्टेन करेगा। नई तेजी 10.5 के ऊपर इसमें हमको देखने को मिलेगी, जो कि भी 11.5-12 रुपए तक के लिए जा सकती है। तो अभी जिन्होंने नीचे ले लिया है लकीली उनको मेरे तरफ से यहाँ पे मुनाफा बांधने की सलाह है। आप तो हमारे साथ बने रहें और तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं जो रत्नेश ने आज रेकमेंड की है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पर क्या क्या अहम स्टॉक्स हैं उनके रडार पर, क्या क्या स्टॉक्स है और क्या क्या रणनीतियां वो रेकमेंड कर रहे हैं। तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में क्या है खास? बिल्कुल कविता, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम नुवामा की बात करें तो नुवामा में जुबलिएंट इंग्रेविया पर अपनी राय रखी है। इन्होंने जो अपनी रेटिंग है वो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, साथ ही टारगेट प्राइस 910 से बढ़ाकर 971 का कर दिया है। स्पेशलिटी केमिकल से यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट मिला है, साथ ही 2026 की शुरुआत में बड़े CDMO ऑर्डर से मजबूत नतीजों की आगे भी यहाँ पर नुवामा उम्मीद जता रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय दी है PNB हाउसिंग पर खरीदारी की राय को यहाँ पर इन्होंने बरकरार रखा है, साथ ही टारगेट प्राइस को 1050 से बढ़ाकर 1080 का कर दिया है। इनके मुताबिक, अनुमान के मुताबिक यहाँ पर इनका अच्छे नतीजे रहे हैं। वहीं नए CEO की नियुक्ति भी जल्द होती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट को निम्स का जो अनुमान है वो 3.6% से 3.7% तक का यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अनुमान लगा रहा है। बर्नस्टीन ने PNB हाउसिंग पर अपनी राय दी है। टारगेट प्राइस इन्होंने 1020 का रखा है, लेकिन न्यूट्रल की रेटिंग को यहाँ पर बरकरार रखा है। क्रेडिट कॉस्ट में कमी और रिटेल विस्तार से EPS करीब 24% बढ़ा है सालाना आधार पर। वहीं हाई यील्ड लोन से निम्स जो है इनका 3.6 से 3.7% तक रहने का आगे के लिए अनुमान जताया है। इलारा ने जेंटेक पर अपनी राय दी है। टारगेट प्राइस को 2120 बताया है, 2225 से घटाकर 2120 का किया है, साथ ही खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। मैनेजमेंट का FY25 के लिए 50% सेल्स CAGR का लक्ष्य जो था वो बरकरार है, साथ ही FY26 में कमजोर नतीजे रहे। FY27 के लिए इनको अब आगे के लिए अच्छे नतीजों की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। मॉर्गन स्टैनली ने IOCL पर अपनी राय दी है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, साथ ही टारगेट प्राइस 168 का दिया है। अनुमान से बेहतर मुनाफा यहाँ रहा है, साथ ही रिफाइनिंग मार्जिन और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन से मार्केटिंग वॉल्यूम को यहाँ पर सपोर्ट मिला है। साथ ही इनका कहना है कि जो रशिया पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे थे उसका कुछ खासा असर नजर नहीं आया है। मॉर्गन स्टैनली की राय आई है SRF पर, इन्होंने यहाँ पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, साथ ही टारगेट प्राइस 2175 का दिया है। मुनाफा इनके हिसाब से अनुमान से कमजोर रहा। वहीं पैकेजिंग सेगमेंट में मार्केट वॉल्यूम घटने से परफॉर्मेंस भी कमजोर नजर आई है, साथ ही घरेलू मजबूती और एक्सपोर्ट से वॉल्यूम को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है, साथ ही स्पेशलिटी वॉल्यूम जो सेगमेंट रहा है वो सुस्त रहा है। वॉल्यूम और प्राइसिंग यहाँ पर कमजोर नजर आई है, हालांकि कुछ पुराने प्रोडक्ट्स और नई मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर इन्हें आगे सुधार होता हुआ नजर आया है। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पर डिटेल्स देने के लिए धन्यवाद। और तृप्ति, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एज वेल। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। ऑलराइट, रत्नेश गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नेश, चलिए आपसे बात करते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पे जो डिस्कस हुए हैं शेयर्स, उन पर आपकी भी रणनीति चार्ट्स के बदौलत बताइएगा। तो सबसे पहले जुलियन इंग्रेविया की हम बात करते हैं, जहां पर नुवामा की तरफ से बाय कॉल मेंटेन है। टारगेट 971 का रेकमेंड कर रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स पे क्या आपको लगता है कि ये लेवल्स या इसके पार के कोई लेवल्स रेकमेंड किए जा सकते हैं? इंग्रा की बात कर रहे हैं कविता? जुलियन इंग्रेविया की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक 730 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें तेजी नहीं रहेगी। 730 के ऊपर यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग खरीदी की सलाह रहेगी, फिर 810-20 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। जुबलिएंट इंग्रेविया पर ये व्यू हो गया।
लेकिन कल के जो सुपरस्टार शेयर हैं जिन्होंने कल बाजार में भरोसा भरने का काम किया है, जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। और आप रिलायंस की चर्चा कैसे नहीं करेंगे। रत्नेश जी, रिलायंस 3 महीने के हाईज पर शेयर, जीआरएम्स काफी स्ट्रांग $8.5 के, और कल पूरे रिफाइनिंग बास्केट में हमने देखा कि सारे के सारे शेयर चल रहे थे। एमआरपीएल, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस सभी चले। रिलायंस में क्या आप यहां से भी ऊपर के लेवल देख रहे हैं रत्नेश जी? क्या टारगेट आपका होगा? बिल्कुल, रिलायंस में एक अच्छी तेजी हमको यहाँ पे देखने को मिली है। तो रिलायंस में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमको देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस में 1510-20 तक के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं 1460, 1450 के स्टॉप लॉस से। 250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है रिलायंस के शेयर को। और रिलायंस के साथ आईयूसी पर भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आईयूसी का शेयर कल चला भी है, थोड़ा उठा पटक देखी हमने इस महीने में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है वो मजबूती का ही रहा है। और जो नंबर्स आए हैं, नंबर में अगर आप रेवेन्यू को छोड़ दीजिए तो बाकी पैरामीटर्स पर अच्छे नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम पैट की बात करें कि यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो करीब 34% के आसपास की ग्रोथ है उसमें। मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, 6.5% से बढ़ के मार्जिन हो गया है 8.25% के आसपास का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं आईओसीएल, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड के। रत्नेश जी, आईओसी कैसी चाल आप देख रहे हैं शेयर में? चार्ट तो आपको डेफिनेटली मजबूत ही दिखाई देगा, क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, आईओसी में एक यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। 156 रुपए के आसपास में ऊपर निकलता था, एक नया फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा 156 रुपए के ऊपर। उसमें स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 150 रुपए का, जो ऊपर में टारगेट बन सकते हैं 169 रुपए तक के थोड़ा सा बड़े टारगेट यहाँ पे पोजिशनल के हिसाब से बन सकते हैं। 169 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं थोड़े पोजिशनल बेसिस पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 3% के आसपास की तेजी रही है और ये इस तेजी को बरकरार रखेगा। और आज इस तेजी में जो कैटलिस्ट बनेंगे वो नतीजे बन जाएंगे। बस देखना होगा कि प्रॉफिट का आंकड़ा कहीं शेयर की चाल पर भारी ना पड़ जाए। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। चंदन जी, बताइए आज के लिए आपने कौन से शेयर अपने रडार पर रखे हैं? क्योंकि लिस्ट लंबी होगी, आप लोगों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी ये रिजल्ट सीजन में। तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में जैसे ही निफ्टी वापस 26,000 के आसपास के लेवल को टच कर रहा है, बाजार का सेंटिमेंट वापस एक नए हाई की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कल के मुंह से पहले 2 दिन हल्का सा करेक्टिव मूव देखने को मिला था, बट सपोर्ट इंटेक्ट है और बाजार में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति वो एक कारगर साबित हो रही है। 25,700 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो 2 दिन पहले का लो भी है। इमीडिएट बेसिस पे मेरा मानना है कि 25,800 सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं इंडेक्स अब 26,277 जो इसका लाइफ टाइम आई है उन लेवल तक की ऊंचाई को छूना चाहिए। तो सेटअप काफी पॉजिटिव है। वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, सिलेक्टिव सेक्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो में सर्ज के साथ में एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी लगभग 25% के आसपास आ चुका है। तो ये सारे डेटा सेटअप इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम इंटेक्ट रहना चाहिए। निफ्टी जब तक 25,700 25,800 का जोन होल्ड करता है, ऊपर में 26,277 और 26,500 तक की उड़ान भरनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कल एक बुलिश सेटअप देखने को मिला था 2 दिन के करेक्टिव मूव के बाद। जब तक अब 57,500 57,750 का जोन होल्ड करता है, ऊपर में 58,577 से लेके 59,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलने चाहिए। सो दोनों इंडाइसेस में बुलिश बायस है और अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी मिल रही है। हालांकि ब्रॉडबेस बाइंग है, बट सिलेक्टिव कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑटो, न्यू एज बिजनेस, इन सब में काफी ताबड़तोड़ तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। चंदन जी, तो फिर बता दीजिए कि आपकी नजर कहां पर गई है और आज के सत्र के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, पहला ट्रेड रहेगा कैपिटल गुड्स से क्यूमिंस पे। क्यूमिंस पे हम देखें तो काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। पिछले 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर हो चुका है और डेली और वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो पुराना हर्डल था 4150 4170 वो डिसाइसिवली पार होने के बाद नए मोमेंटम बने। तो 4,200 के सपोर्ट से 4,500 तक के अपसाइड क्यूमिंस में बनने चाहिए। उसके अलावा कैपिटल मार्केट थीम पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। केफिनटेक एक अच्छा स्टॉक है जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है।
लगभग पिछले 60-62 दिनों की बात करें तो 4-5 बार इस काउंटर ने 1130 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देने का प्रयास किया था और अब की बार उसके ऊपर है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न भी बन रहा है। तो 1140 के सपोर्ट से केफिन टेक पे खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 1205 तक के टारगेट के लिए। पीएसयू बैंक्स में हमारा पॉजिटिव व्यू है। अच्छा, आप एसबीआई की बात करें या फिर केनरा बैंक, सब में ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है, हर छोटे मोटे डिक्लाइन खरीदारी में तब्दील हो रहे हैं। सो केनरा बैंक में खरीदारी की सलाह देंगे। टेक्निकली देखें तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अब बनने वाला है। तो 126 के सपोर्ट से ऊपर में 135 तक के टारगेट केनरा बैंक में मिलने चाहिए। सो फाइनेंशियल, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, इस पूरी थीम पे भरोसा है और यहां से आपको स्टॉक पिक करने चाहिए। तो ये कुछ सेगमेंट भी आपको बता दिए चंदन जी ने कि वो कहां पर मौके दिख रहे हैं और उनकी पसंद के 2 शेयर भी आपके स्क्रीन पर आ गए हैं, कमिंस और के फिनटेक में भी कल के सत्र में हमने अच्छी तेजी देखी है। एक शेयर कैपिटल गुड वाला हो गया और एक शेयर हो गया कैपिटल मार्केट इंफ्रा से जुड़े जो शेयर्स हैं उन पर भी चंदन जी की ये राह है आपके स्क्रीन पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो हो गया, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि अक्टूबर में 11 निफ्टी के ऐसे शेयर रहे हैं जिसमें बना है नया हाई, रिकॉर्ड हाइस, नए शिखर। हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, एल&टी, बजाज फिंसर, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, एक लंबी लिस्ट है। ये कौन से शेयर हैं और रिकॉर्ड हाइस के लेवल क्या हैं ये आपकी स्क्रीन पर है। इन पर भी आगे हम फोकस करेंगे और चंदन जी से और रत्नेश जी से इस पर व्यू लेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। तो एक नया घंटा और नए मौके आपके लिए कर रहे हैं इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। और चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं सीधे केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ अमेरिकी बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड। डाउ 337 अंक उछलकर नई ऊंचाई पर, नेस्डेक ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। S&P 500 भी 83 अंक चढ़कर पहली बार 6800 के ऊपर बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स सपाट। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक चढ़कर 26,050 के पास। जापान का बाजार निकी करीब 125 अंक फिसला। कोरिया और हांगकांग के बाजारों में भी नरमी। सितंबर तिमाही में आईओसी के अनुमान से बेहतर नतीजे, मुनाफा और मार्जिन बढ़े, लेकिन आय घटी। वहीं जेके टायर के अच्छे नतीजे, मुनाफा करीब 64% बढ़ा। आय मार्जिन में भी तेज ग्रोथ, लेकिन इंडस टावर के नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक। सितंबर तिमाही में मझगांव डॉक के अच्छे नतीजे, सालाना आधार पर आय, मुनाफा, मार्जिन में बढ़त, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू के मार्जिन पर दिखा दबाव। वहीं बाटा के कमजोर नतीजे, आय, मुनाफा और मार्जिन तीनों कमजोर। आज टीवीएस मोटर, अडानी ग्रीन और टाटा कैपिटल जारी करेंगे सितंबर तिमाही के नतीजे। जिंदल स्टील, प्रीमियर एनर्जीज और M&M फाइनेंस समेत नतीजों की है लंबी लिस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के पहले चरण में 5,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार। स्कीम के तहत देश में बनाए जाएंगे मल्टी लेयर पीसीबी, HDI पीसीबी और कैमरा मॉड्यूल समेत 7 प्रोडक्ट्स। स्कीम पर कुल 22,919 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं SBI लाइव स्टूडियो से और आज मार्केट की अच्छी शुरुआत के ही संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। आप देखिए पिछले कल हमने देखा कि ज़बरदस्त एक्शन रहा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही, और आज नतीजों के दम पर ढेर सारे काउंटर्स पर फोकस रहेगा। हमने चर्चा ज़रूर की होगी कि बाटा इंडिया किस तरीके के कमज़ोर नंबर्स रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऑटो कंपनी यानी ऑटो एंसिलरी कंपनी सोना और साथ ही जेके टायर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे हमने आते हुए देखे। इन सभी का रिएक्शन बाजारों पे देखेंगे ही। ईएमएस को लेकर जो है सरकार की तरफ से अप्रूवल आया है 7 नए प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसको लेकर भी ढेर सारे ईएमएस रिलेटेड काउंटर्स आज रहेंगे फोकस में। बट सवाल यही है कि कल जब हमने 26,000 के लेवल को एक बार फिर से छुआ था पर क्लोजिंग उसके नीचे हुई थी। आज आप क्या 26,000
39,000 के पार निकलेंगे या नहीं, और बैंक निफ्टी कितना सपोर्ट करेगा ये देखना सबसे अहम होगा। और अहम इसलिए भी होगा क्योंकि कल हमने देखा था कि रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। रिलायंस, ओएमसीज, ये कुछ थीम्स जो हैं सामने आई थी, और सरकारी बैंकों का खेमा किस तरीके से उसने हाल फिलहाल प्रदर्शन किया है, तो उसको लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है मार्केट में। आज वो कंटिन्यू होता है या नहीं, ये हम समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रत्नेश गोयल मौजूद हैं, और रत्नेश से आइए एक बार समझ लेते हैं राय सोना BLW पे, क्योंकि ऑल राइट, शायद रत्नेश हमारे साथ फिलहाल नहीं है। हमारे साथ चंदन तापरिया जुड़े हुए हैं, और चंदन से एक बार समझेंगे राय कुछ एक मेटल काउंटर्स पे। चंदन, क्योंकि हाल फिलहाल कई सारे काउंटर्स में अच्छा एक्शन है, हम लगातार दिन प्रतिदिन एक एक काउंटर को अच्छा तरीके से मूव करते देख रहे हैं। आज चंदन देखिए मोतीलाल ओसवाल की ही टाटा स्टील पे एक उन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया है, बट आप बताइए टेक्निकली आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है मेटल पैक से? देखिए, पिछले कुछ दिनों से बात करें तो पूरे के पूरे मेटल में शाइनिंग है, चाहे आप फिजिकल कमोडिटीज मेटल की बात करें या फिर मेटल रिलेटेड काउंटर्स की बात करें। हालांकि गोल्ड सिल्वर में रिसेंट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी है, बट मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है और सिलेक्टिव मेटल काउंटर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेटल में आप देखोगे तो हिंडाल्को पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, जहां पे लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 3 महीने से लगातार तेजी का मूड यहाँ पे, और स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। तो यहाँ पे 820 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 870 तक के टारगेट बनने चाहिए। नैल्को भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी 2 दिन पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था। वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और स्टॉक अपने एक नए मोमेंटम के लिए तैयार है। सो 232 के सपोर्ट से यहाँ पे लगभग 250 तक के अपसाइड बनने चाहिए। जहां तक टाटा स्टील की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक स्लो मूव है, बट यस मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। और जब तक अब टाटा स्टील 171 को होल्ड करता है, ऊपर में 188 190 तक के अपसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा। तो सारे के सारे मेटल काउंटर पे पॉजिटिव है, चाहे आप हिंडाल्को की बात करें, नैल्को, टाटा स्टील, वेदांता, या फिर आप हिंद कॉपर या फिर हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर की बात करें। आई थिंक बुलिश बायस को कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी भी तेजी के मौके यहाँ पे भुनाए जा सकते हैं। ये कुछ मेटल काउंटर्स पर फोकस ज़रूर रहेगा। हिंडाल्को पर चंदन ने अपनी कॉल दी है, पर चंदन आज बाटा इंडिया पर भी फोकस रहेगा। देखिए काफ़ी सरप्राइजिंग नतीजे देखने को मिले हैं। हालांकि मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 80,000 से ज़्यादा माफ़ कीजिएगा 80 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आएगा, पर मात्र 14 करोड़ कंपनी ने अपना इस बार मुनाफा दर्ज किया है, और साथ ही साथ बाकी पैमानों पर भी नंबर्स बेहद कमज़ोर लग रहे हैं। GST 2.0 के चलते जो है इनको काफ़ी इम्पैक्ट होते हुए दिखा है। पर चंदन, चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि आज कमजोरी तो जरूर रहेगी बाटा इंडिया में, बट कौन से लेवल तक ये काउंटर वीक हो सकता है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए बाटा की बात करें तो ये काउंटर वैसे भी पिछले काफी महीनों से थोड़ा स्लो चल रहा है। वो मोमेंटम जो मार्केट में होता है, स्टॉक में होता है, वो मिसिंग है पिछले 4 सालों से। पिछले 4 इयर्स की बात करें तो 2260 से लेके नीचे में 1025 तक का मूवमेंट देखने को मिला है। इनफैक्ट मंथली चार्ट में भी लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ तो मूव मिसिंग है, थोड़ा सा सिलेक्टिव भी यहाँ पे रहना चाहिए। 1100 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, 1230 मेजर हर्डल का काम करेगा, तो आपको इस रेंज में काम काज करना चाहिए। एज ऑफ नाउ स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट यस इतना टूटा हुआ है, इसलिए सपोर्ट बेस्ड बाइंग बन सकता है। बाइंग बन सकती है बाटा के शेयर में, लेकिन इसका एक बार प्री ओपन का लेवल आप देखिए। शुरुआत में लोग क्या गजब का खेल करते हैं। निफ्टी करीब आपको 125 नीचे दिखाई देगा। सेटल हो जाने दीजिए, 5 मिनट के बाद 9:08 के आसपास के भाव सेटल हो जाएंगे, उसके बाद इनके बातचीत करेंगे। लेकिन चंदन जी, एक बार ना आपसे जरा राय जानना चाहेंगे, जो स्टॉक्स जिन्होंने हाईज बनाए हैं अक्टूबर के महीने में, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, SBI, L&T, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, मारुति, HDFC बैंक, ग्रासिम, JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, ये लिस्ट में हम स्क्रीन पर सामने रख रहे हैं। तो जिनके पास है वो तो खुश हो लें कि उनके पैसे और बढ़ गए और ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चंदन जी, आपको इनमें से और कहां पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? किसी को अगर पोजिशनल बाइंग करनी हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, आप इन तीनों काउंटर की बात करें तो मारुति में स्ट्रेंथ इंटेक्ट है। इनफैक्ट इस साल लगभग 50% की बढ़त बनी है।
हालांकि इस महीने लगभग 2-3% का मूवमेंट है, बट 2 महीने पहले बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। मेरा मानना है कि ऑटो एक पूरा थीम यहाँ पे कंटिन्यू टू होल्ड करेगा। 15,500 15,700 मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 17,000 17,500 तक के अपसाइड के लिए। जहां तक ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम ने भी हल्का सा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखाया है। वाईटीडी बेसिस पे देखें तो 20% ऊपर है। इस महीने भी आप देखोगे तो 6-7% की बढ़त बनी और अब एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है और ये ब्रेकआउट मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद में हो रहा है जब 2,900 के ऊपर काउंटर होल्ड कर रहा है। तो ग्रासिम में मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट है वो आगे वर्क करना चाहिए। 2,885 के सपोर्ट से तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ऊपर में 3,000 3,020 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। मेटल काउंटर में जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि अपमूव इंटेक्ट रहना चाहिए। नीचे में 1120 का सपोर्ट है, ऊपर में 1200 तक के टारगेट के लिए। तो ये कुछ चुनिंदा 2-3 नाम रहेंगे जो कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म करने चाहिए। इन पे आप नजर रखिए। चलिए, आज एक शेयर हो सकता है कि थोड़ा सा ना करेक्शन दिखाए और वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल हमने देखा था कि इंट्राडे में 483 रुपए तक गया और 488 तक इनफैक्ट, और जो क्लोजिंग हुई 453 को ही, तो ऑलरेडी ये स्लिप करके आया था। और एक नेगेटिव खबर ये आई है कि आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक के लिए इनकी जो अर्जी थी उसको लौटा दी है और कई सारे ऐसे मापदंड थे, कई सारे ऐसे क्राइटेरिया थे जिसको पूरा नहीं किया है बैंक ने, इसके चलते इनकी अर्जी को लौटाया गया है। फिर से उसको सही करके चीजें फिर हो सकता है कि अर्जी दायर करेंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर नेगेटिव खबर है और आज शेयर में आप झटका देखेंगे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। चंदन जी, क्या करना चाहिए शेयर में? एक लेग की प्रॉफिट टेकिंग के बाद ऐसा लग रहा था कि शेयर चलने के लिए फिर से तैयार है और इस बीच ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर, क्या राय होगी आपकी इसको लेकर? देखिए, इस कंपनी की बात करें तो पिछले 4-5 महीने से नेगेटिव टू रेंज बाउंड बायस रहा है। इनफैक्ट मैं जून की बात करूं तो जून में 550 था और अभी लगभग 450-420 के दायरे में कामकाज कर रहा है। भले ही नीचे में रिकवरी आ रही है, बट मोमेंटम और एक फॉलो अप एक्शन चाहिए। 500 के ऊपर होल्ड करेगा तभी एक स्ट्रेंथ यहाँ पे लौटेगी, बट नीचे में 420 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। सो 420 to 485 इस दायरे में आपको कामकाज करना चाहिए। उठापटक रहेगी, अपसाइड कैप्ड है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिए कामकाज करें। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए प्री ओपन में भी लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट या काउंटर दिखा रहा है। देखते हैं कहाँ पर सेटल होता है, पर न्यूज़ फ्लो बेहद नेगेटिव है। इसी के साथ साथ जहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं उनमें से जेके टायर भी शामिल है। आप देखिए टायर कंपनीज़ के नतीजे जो हैं इस बार काफ़ी अच्छे रहे। जब सीएट के नंबर्स आए थे तब एक धुआंधार तेज़ी हमने देखी थी। जेके टायर्स के भी नंबर्स उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जहाँ पर इस बार जो है कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे थे नतीजों के पैमानों पे। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर यही उम्मीद थी कि लगभग सपाट कारोबार होगा, बट दोनों ही फ्रंट्स पे जो है कंपनी ने एक डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है और आगे के लिए भी मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव आई है, तो उसको लेकर देखते हैं। जेके टायर देखिए प्री ओपन में लगभग 6% की तेज़ी दिखा रहा है। देखते हैं कहाँ पर होता है ये पर्टिकुलर काउंटर सेटल। इसी के साथ साथ मज़गांव डॉक पर भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि मज़गांव डॉक के क्या शानदार नतीजे आए हैं। आप देखिए मार्केट की उम्मीद से कई बेहतर नतीजे जो है मज़गांव डॉक ने घोषित किए हैं और ऑर्डर बुक भी बेहद हेल्दी है। आय में देखिए लगभग 6.5% की तेज़ी, मुनाफे में 28% का इजाफा आप देख सकते हैं साल दर साल। बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स मज़गांव डॉक के। और चंदन में देख भी रही थी कि ये स्टॉक जो है कई समय से कंसोलिडेट कर रहा है, लगभग 2950 और साथ ही साथ 2800 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। क्या मायने हैं इस कंसोलिडेशन के और क्या इस स्टॉक में कोई पैटर्न अच्छा बनते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, डिफेंस काउंटर थोड़े से बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहे हैं और इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। इवन मज़डॉक की बात करें तो पिछले लगभग 20-22 दिनों में बार बार आप देखोगे 2800-2820 के आसपास के बायस बन रहे हैं, जहां पे एक्यूमुलेशन बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 2800 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 2930 से लेके 2970 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो चलिए थोड़े बॉटम अप अप्रोच ज़रूर दिख रही है कुछ ना कुछ डिफेंस काउंटर्स में, और साथ ही साथ मज़गांव डॉक 2% की फ़िलहाल तेज़ी देखते हैं कहाँ पर ये काउंटर सेटल होता है। बट आज आए हैं ढेर सारे नतीजे और ढेर सारी खबरें और बज चुके हैं 9। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि 9 बजे के नवरत्न लिस्ट लेकर
तैयार हैं। रविंदर, बताइए कौन से हैं वो आज के काउंटर्स? जी सृष्टि, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर से, जहां पर इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं और इसमें कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है इसमें 6.5% के आसपास की अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 28% से ज़्यादा का इसमें उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 585 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ पर देखने को मिला है। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन में भी बहुत काफ़ी उछाल देखने को मिला है। 500 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे ज़्यादा उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते मैज़गांव जो है फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ जेके टायर्स भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं जेके टायर्स के भी, जहाँ पर कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है उसमें 64% का अपटिक देखने को मिला है। और इसके पीछे जो कारण है कि जो हायर वॉल्यूम्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के चलते इस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट है उसमें 64% का अपटिक देखने को मिला है। वही बात करें एबिटा मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी जो है 130 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इसमें अपटिक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बाटा इंडिया की बात करें तो बाटा इंडिया भी वीक सेट ऑफ नंबर के चलते फोकस में रह सकता है। यहाँ पर हायर एक्सपेंस और लोअर रेवेन्यू के चलते जो है कंपनी का जो एबिट पैट है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है और लोअर ग्रॉस मार्जिन्स के चलते भी एबिटा में इसमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। इस क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 73% से ज़्यादा का इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी के साथ साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर आरबीआई ने बैंक के वॉलंटरी ट्रांजैक्शन टू यूनिवर्सल बैंकर बैंक के लिए दिया गया एप्लीकेशन वापस कर दिया है, क्योंकि बैंक ने आरबीआई सर्कुलर में दिए गए क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते जना भी आज फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ सोना BLW भी आज के सेशन में फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते। यहाँ पर इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू है उसमें 23% से ज़्यादा की इसमें अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। करीब 13% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी ने जो हाइस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में। और रेवेन्यू एक्सपांशन के पीछे जो ट्रिगर है वो जो ईवी बिजनेस है उसके एक्सपांशन के चलते रेवेन्यू में भी जो है काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक है IOCL, जहाँ पर IOCL के भी रिजल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पर जो नेट रेवेन्यू है इसमें 7.5% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिली सिक्वेंशियल बेसिस पर। हालांकि जो एबिटा है इसमें 15.7% का अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। वहीं अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी जो काफ़ी उछाल देखने को मिला है और जो पैट है वो स्ट्रीट के अबव एस्टिमेट है। अगला जो है आज गोल्ड फाइनेंशियरी स्टॉक जो है फोकस में रह सकता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस एंड मन्नापुरम फाइनेंस, जहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है उसमें 8.6% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसके ऑल टाइम हाई लेवल से। और कल जो है $4,000 के नीचे जो है फिसलता हुआ नजर आया गोल्ड, जिसके चलते गोल्ड फाइनेंशियरी स्टॉक जैसे कि मुथूट और मन्नापुरम फाइनेंस फोकस में रह सकते हैं। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर सिल्वर में भी जो है भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर सिल्वर में जो है कल 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और रिकॉर्ड हाई से भी जो है सिल्वर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर 13.8% की यहाँ पर सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि कंपनी का जो 20% से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो सिल्वर से आता है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे टाटा स्टील्स की। यहाँ पर टाटा स्टील्स को जो मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया स्टॉक को बाई पर, जो उन्होंने पहले न्यूट्रल रेटिंग रखी थी और टारगेट प्राइस जो है 180 से बढ़ाकर 210 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी का जो उन्होंने इसको अपग्रेड किया, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, यूरोप ऑपरेशन के इंप्रूवमेंट और पॉजिटिव डोमेस्टिक डिमांड आउटलुक के चलते मोतीलाल ने जो है टाटा स्टील को अपग्रेड किया है, जिसके चलते टाटा स्टील भी आज फोकस में रह सकता है। ठीक है, ये तमाम 9 शेयर आपके फोकस में होने चाहिए। एक शेयर को इसमें आप और जोड़ लीजिए, 10 कर लीजिए। MCX का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि ये खबर अभी आई है कि टेक्निकल ग्लिच के चलते ट्रेडिंग जो है 9 बजे शुरू नहीं हो पाई, 9:30 बजे शुरू होगी। और इसकी जानकारी जो है MCX ने अपनी वेबसाइट पर भी दी है। आपने देखा था कि 3-4 महीने पहले, आई थिंक कि जुलाई की बात है, जब MCX में इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आई थी और 2-3 बार हमने देखा था कि रिवाइज टाइमिंग्स आई हैं ट्रेड को लेकर और उस दिन भी देरी हुई थी। हालांकि शेयर भाव, मतलब उसमें कोई तनाव की बात नहीं है। अगर आप गोल्ड सिल्वर में, कमोडिटीज़ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर आप ज़रूर इस अपडेट को अपने ध्यान में रखिए। ये MCX ने बताया है। लेकिन चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज जो लेवल सेटल हुए हैं वो, मतलब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 40-50 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा था। अगेन निफ्टी 25 अंक नरम है,
कल भी हमने लगभग यही कहानी देखी थी कि जो इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी से आ रहे थे, बाजार ने उसको फॉलो नहीं किए। थोड़ी नरम शुरुआत हुई थी, मतलब जितनी तेजी दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी उतनी तेजी पर नहीं खुल के थोड़ा नीचे खुले थे और फिर अच्छी तेजी स्क्रीन पर बनी थी। क्या एग्जैक्टली वही चीज आज हम होते हुए देखेंगे। आज आप वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ये सीरीज एक्सपायर हो रही है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी आपको मोमेंटम बाजार में दिखाई देगा, बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे शेयरों में, और अल्टीमेटली बाजार पर भी इसका असर आ सकता है। शुरुआत हो गई है और शुरुआत होते ही लाल निशान से हरे निशान में वापसी दोनों के दोनों इंडेक्स की। निफ्टी करीब 30 अंकों पर और निफ्टी बैंक करीब 25 अंकों पर आपको दिखाई देगा। देखते हैं, एक बार जरा सेटल हो जाने देते हैं, उसके बाद माहौल को चेक करेंगे। सेंसेक्स भी हल्के से गेंस पर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगा, लेकिन ओपनिंग पर जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो निश्चित तौर पर बेहतर है। 1150 शेयर मजबूत हैं और करीब उसके आधे 650 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। तो शुरुआती माहौल तो ठीक है, लेकिन बाजार की चाल पर जो ब्रेक है, मतलब बाजार अगर अच्छे से नहीं चला शुरुआत के साथ ही, तो उसके पीछे की वजह है कि आईसीसी बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं, इन्फोसिस का शेयर कमजोर है, लेकिन इन सभी शेयरों में जो कमजोरी है वो आधे % से भी कम की है। निफ्टी बैंक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, 70 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है। निफ्टी भी करीब 20-25 अंक की तेजी पर कर रहा है कारोबार। बाजार को सपोर्ट कहां से? सपोर्ट कल चला था भारतीय एयरटेल, आज भी चल रहा है। आज तो निफ्टी का टॉप गेनर है, हालांकि तेजी है 1% से भी थोड़ी सी कम की। एसबीआई में तेजी है 1% की, तो एसबीआई नए हाईज पर लगातार एसबीआई में हम तेजी ये देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि ये 920 रुपए के ऊपर गया था, आज हम देख रहे हैं कि 933 रुपए का भाव है। कल 923 का आई थिंक कि हाई बनाया था एसबीआई ने, आज हम देख रहे हैं कि 932 रुपए पर भी पहुंच के कारोबार कर रहे हैं। तो एसबीआई में लगातार मोमेंटम और रिन्यूड इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, जब से 900 रुपए के भाव को इसने पार किया है और अपने रिकॉर्ड हाईज पर ये शेयर गया है। इंडसइंड बैंक में तेजी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाइटन में तेजी है। कंजम्पशन वाले शेयरों में अगर हम देखेंगे तो आयशर में तेजी है, टाटा कंज्यूमर में तेजी है। अगर ऑटो की बात करें तो हम थोड़ी सी मारुति सुजुकी में भी तेजी का माहौल देख रहे हैं। तो थोड़ी कंजम्पशन में बाइंग हो रही है। टाइटन का शेयर भी करीब 0.25% ऊपर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एचयूएल में भी आधे % के आसपास की मजबूती इस वक्त आपको दिखाई देगी। बड़े मूव्स कोई नहीं है। इंडस टावर करीब 2% ऊपर कल की तेजी को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि इंडस टावर के नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं। इंडियन बैंक एक मजबूत काउंटर रहा है, 2% के आसपास की तेजी। कैनरा बैंक भी स्ट्रांग रहा है, करीब 1.5% की तेजी। सोना बीएलडब्ल्यू में भी हमने तेजी हाल फिलहाल देखी है, 1.5% ये भी शेयर ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी में भी हम 1% से ज्यादा की मजबूती देख रहे हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं तेजी वाले। सबसे ज्यादा निफ्टी में कमजोर है आईसीसी बैंक, लेकिन गिरावट है आधे % से भी कम की। बजाज फाइनेंस भी 0.25% के आसपास की नरमी है। टीसीएस इन्फोसिस भी हल्की सी मामूली सी गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गिरावट थोड़ी सी ज्यादा कहां पर है, वो है टाटा केमिकल। इसके नंबर आए थे 1% नीचे। अच्छा, इसको लेकर एक खबर आई थी, हालांकि खबर तो पॉजिटिव थी, लेकिन शेयर 1% नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लोढ़ा डेवलपर्स में करीब 1% की गिरावट है। इंडिगो कमजोर है, इंडिगो में करीब 1% के आसपास की नरमी है। तो इंडिगो हमने देखा था कि 6100 रुपए के ऊपर, 6200 रुपए के ऊपर गया था और उसके बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज में जाके फंस गया है। फिलहाल 5800 के नीचे के भाव आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आज की सेक्टर की पिक्चर क्या बन रही है, जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद कुछ बड़े जो गेनर लूजर है उनकी बातचीत करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बाजार को जहां से सपोर्ट है, सरकारी बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, इंडेक्स से करीब 1.25% ऊपर। इसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग हो रही है, ऑटो में थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग है, कंजम्पशन में भी चुनिंदा शेयरों में हम खरीदारी होते हुए देख रहे हैं, एफएमसीजी वगैरह में। लेकिन जहां से प्रेशर है, रियल एस्टेट कमजोर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में कमजोरी है, ऑयल एंड गैस में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन सिलेक्टिव है वो भी। और फार्मा इंडेक्स हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये है पिक्चर। और निफ्टी हल्के से गेंस के साथ ही कारोबार कर रहा है, 17-18 अंकों के आसपास की मजबूती है। लेकिन बड़े मूवर्स, उनकी भी जरा सूची स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, देखते हैं कि आज तेजी कहां पर हो रही है। जेके टायर शानदार नतीजे थे, तो जेके टायर भी चल रहा है और जेके टायर के साथ साथ फिर अपोलो टायर भी दौड़ लगा रहा है, 3% के आसपास की तेजी वहां पर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हटसन एग्रो नतीजों के चलते तेज रफ्तार से शेयर चला था, आज फिर से 2.5% के आसपास की तेजी इसमें बन रही है। क्वेस्ट कॉर्प, स्पार्क, इसमें 3% के आसपास की तेजी है।
पीवीआर आइनॉक्स 1200 रुपए के ऊपर निकला है, 2% के आसपास की तेजी पीवीआर आइनॉक्स में दिखाई देगी। वेल्सपन कॉर्प में कल अच्छी बाइंग हो रही थी और आज उस बाइंग मोमेंटम को ये शेयर कंटिन्यू कर रहा है, तो करीब 2.25% के आसपास की तेजी इसमें दिखाई देगी। मजगांव डॉक करीब 0.25% ऊपर आपको ये नजर आएगा। तो सरकारी बैंकों में बढ़िया माहौल है, यूनियन बैंक, यूको बैंक वगैरह के शेयर भी आज के सत्र में आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गिरावट का शिकार कौन हो रहा है, यानी कि आज का फिसड्डी कौन है? फिसड्डी है बाटा। बाटा के नंबर्स आए हैं वीक, शेयर है करीब 6% कमजोर, 1100 रुपए के नीचे। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, पीएनबी हाउसिंग, ये कुछ और शेयर है जहां पर हम 1.5 से 2.5% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। तो रियल एस्टेट शेयर कमजोर है, ओवरऑल रियल्टी में 1% के आसपास की नरमी आज के सत्र में हमें दिखाई दे रही है। तो बाजार को आज ऊपर ले जाने वाले शेयर थोड़े से कम हैं, क्योंकि कल हमने ब्रॉड बेस्ड दिग्गजों में बाइंग देखी है और आज थोड़े से साइडवेज हो रहे हैं। रिलायंस का शेयर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक 1000 रुपए के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कल हमने अच्छी बाइंग देखी थी। एयरटेल में कल अच्छी तेजी थी, आज भी 0.5% के आसपास के मूव्स हैं। एलएनटी से थोड़ा सपोर्ट बाजार को मिल रहा है, 0.5% के आसपास की मजबूती है। तो जो बड़े फ्रंट लाइनर हैं, बड़े वेटेज वाले शेयर आज थोड़ा सुस्ताने के मूड में है। आईसीसी बैंक में तो कमजोरी है करीब 0.5% के आसपास की, डॉक्टर रेड्डीज भी कमजोर हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी स्लिप कर गया है लाल निशान में। क्या वापसी होगी? संभावना तो है। चलिए, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि आज के लिए क्या है ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए फिलहाल एक सपाट ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट ऐसे में आपको क्या करना है ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। एक एक करके लेंगे उनसे कॉल्स। हमारे साथ तेजस शाह और साथ ही साथ चंदन तापड़िया मौजूद हैं। चंदन, बाजार खुलने के बाद बताइए कहां पर है आपकी नज़र, क्योंकि काफ़ी मिक्स ट्रेड फिलहाल हम देख रहे हैं। सरकारी बैंक कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, मेटल पैक अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। आपके रेडार पे कौन सा स्टॉक है चंदन? पीएसयू बैंक्स तो रडार पे ही, और इनफैक्ट पहला पिक मैं पीएसयू बैंक्स की तरफ ही देना चाहूंगा। आप देखेंगे चाहे इंडियन बैंक हो या केनरा बैंक या फिर एसबीआई, सब में अच्छी खासी बाइंग है। तो मैं इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 828 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 868 तक की अपसाइड आपको इंडियन बैंक में देखने को मिलनी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो सेलेक्टिव बैंकिंग के अलावा सिलेक्टिव डिफेंस काउंटर में और मेटल काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। ब्रोकिंग कंपनीज अच्छा कर रही है। टाटा स्टील की ऑलरेडी आपने बात की, यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिले, तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद अब 173 का सपोर्ट है, ऊपर में 185 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो चलिए टाटा स्टील यहाँ पर हमने चंदन से पहले भी राय ली थी मार्केट खुलने के पहले। अब देखिए बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर और साथ ही पीएसयू बैंक पर नज़र है फिलहाल चंदन की। बट तेजस, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। बताइए, मार्केट्स की शुरुआत तो लगभग सपाट है, देखते हैं किस तरीके के मूव्स देखने को मिलते हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो जो आज का जो मैंने पहला पिक चुना है वो ओएमसी से है। कल अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, तो मेरी जो पिक है वो है एचपीसीएल। स्टॉक ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया है ऑन डेली चार्ट और 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिबाउंड किया था। कल के सत्र में क्लियर कट स्टॉक एक ट्रेंड में है और क्लियरली आउट परफॉर्मर भी रहा है इन द रिसेंट टाइम। हमें लग रहा है ये स्टॉक में जो पिछले 7-8 दिन से जो करेक्शन हो रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, और कल के सत्र में एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुई, वो दर्शा रहा है कि स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए। एचपीसीएल में स्टॉप लॉस लगाना है 438 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 465 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 475 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं और क्लियरली पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया इन द रिसेंट टाइम्स। सो मैंने जो स्टॉक चुना है वो है पीएनबी लिमिटेड। स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से करंट लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। एक हल्की सी गिरावट आती है तो 119 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 114। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 124 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 129 का।
ठीक है, ये 2 शेयर हो गए तेजस जी की तरफ से और दोनों के दोनों खरीदारी के सौदे हैं। पीएनबी में 1% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक आज तो गए हरे निशान में, देखते हैं कि कितनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाते हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है, लेकिन आज फिर से आप इंडिया वेक्स पर नजर रखिएगा, करीब 4% के आसपास का उछाल है, 12 सवा 12 के स्तर आपको दिखाई देंगे। एक्सपायरी है तो पूरा एक्सपायरी वाला एक्शन हमें अब शुरुआत के अभी 10 मिनट में ही दिखाई दिया है, काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रही है, हालांकि रेंज में ही है। निफ्टी और निफ्टी बैंक हल्के गेंस पर कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई करीब 1% ऊपर है और इंडसइंड बैंक में भी करीब उतनी ही तेजी पर आज कारोबार हो रहा है, लेकिन उतनी ही गिरावट है आईसीसी बैंक के हम शेयर में देख रहे हैं, करीब 1% के आसपास की नरमी पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। एलएनटी में धीरे धीरे करके तेजी बढ़ रही है और एलएनटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर ये रहा है। एक राय आपसे जानना चाहेंगे इस पर चंदन जी, 4,000 रुपये की तरफ कदम तो बढ़ा दिए हैं, 52 वीक हाई के आसपास ही है शेयर और कल इसके नतीजे आ जाएंगे। एलएनटी क्या व्यू होगा आपका? एलएनटी वगैरह में मतलब बाकी चीज़ें तो ठीक ही रहती हैं, ऑर्डर बुक वगैरह कितनी दमदार है, एग्जीक्यूशन अच्छी है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं एलएनटी के। आप जरा बताएंगे क्या करना है शेयर में नतीजों से पहले? देखिए व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक का ओवरऑल सेटअप अच्छा है, स्लो एंड स्टडी है, काफी अच्छा मूव दिखा रहा है। पिछले लगभग हम 7-8 वीक की बात करें तो 3500 से लेके 3950 तक का सफर किया और हायर बेस बन रहा है। अच्छी बात यह है कि हर तेजी के बाद कंसोलिडेट होता है, नया मूव बना देता है, तो ये हेल्दी साइन है। एज ऑफ नाउ 3890 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 4100 टू 4150 तक के अपसाइड बनने चाहिए। एलएनटी को लेकर ये व्यू। इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो, चंदन जी इस पर आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे। थोड़ा लंबा नहीं खींच गया इसका कंसोलिडेशन का फेज? मतलब कई सारे ट्रिगर तो अच्छे आए, फेस्टिव सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन आ जाएगा, नए साल की तरफ हम बढ़ जाएंगे, क्रूड सस्ता है, तमाम चीजें हो रही है, शेयर ये चल क्यों नहीं रहा है? और अगर मान लीजिए किसी को नया लेना हो शेयर, अगर नया निवेश भी करना हो, आप कौन से भाव का वेट कर रहे हैं? आप सही कह रहे हो, थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें ज्यादा हुआ है और कहीं ना कहीं बाजार में सिलेक्टिव थीम वर्क कर रही है। अभी आप देखोगे न्यू एज बिजनेस या फिर मेटल्स या फिर कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, उस थीम में मोमेंटम हो रहा है, इसलिए दूसरे सेक्टर थर्ड हल्के से थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। बट यस, इंडिको एक अच्छा थीम है, अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों में बड़ी तेजी देखने को मिली थी, 1800 से लेके ऊपर लगभग 6200, अभी भी मोमेंटम है वो पिकअप करना चाहिए। पिछले लगभग आप देखोगे 40 दिनों से कंसोलिडेशन है, बट उस कंसोलिडेशन में 5500 से लेके 5600 के आसपास बार बार एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। सो एज ऑफ नाउ 5700 का हायर बेस बनना चाहिए, ऊपर में 5950 से लेके 6000 के टारगेट के लिए। इंटरग्लोब एविएशन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी फिलहाल हम ज़रूर देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, बट मार्केट्स कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और इस बीच इंडस टावर्स पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। कल भी हमने वोडाफोन आइडिया की जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी उसके बाद लगभग 2-3% की तेज़ी देखी थी और आज अच्छे नतीजों के दम पर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, लगभग 3% का उछाल यहाँ पे। पर तेजस, यहाँ पर क्या राय रखेंगे अब आप? क्योंकि देखिए एक बात तो सही है कि स्टॉक में ऊपरी स्तरों से बहुत पिटाई हो चुकी है, बट बहुत ही वॉलेटाइल नेचर है इंडस टावर्स का, उसको मद्देनजर रखते हुए कल और आज की तेजी को देखते हुए आपकी क्या राय है? सृष्टि जी, इंडस टावर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेबली क्लोज दिया है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे तो, और कल का हाई भी आज के सत्र में ब्रीच किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बाय एंड डिप्स की रणनीति रखी है स्टॉक में। 359 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में। मुझे लग रहा है एक 15-20 दिन का अगर व्यू रहेगा तो स्टॉक 409 से लेके 410 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, इंडस टावर्स 400 से 410 तक जाने का दमखम रखता है, इस काउंटर पर रखेंगे ज़रूर नज़र। पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, एक बार इसके एक्शन को देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नतीजे जो हैं वो कमज़ोर आए थे। कल मार्केट आज में ही हमने सेकेंड हाफ में देखा था कि नतीजे आए थे और नतीजे निराशाजनक ही थे। आप देखिए लगभग 4% का कट आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ दिखाएगा। कल जो है कहीं ना कहीं मार्केट इसकी कमेंट्री को लेकर जो है वेट कर रहा था कि आगे चल के वॉल्यूम, मार्जिन्स, इसको लेकर क्या कुछ कमेंट्री आती है, और उसी पैमाने पे हालांकि कंपनी ने अपनी मार्जिन गाइडेंस आज
0.5% से कम की है, पर वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक जो है थोड़ा घटाया ज़रूर है। साथ ही साथ मार्केट उम्मीदें जो है वो काफ़ी लगा के चल रहा था सुप्रीम इंडस्ट्रीज से, तो वहाँ पर एक निराशा इनको हाथ ज़रूर लगी है। साथ ही एड को लेकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। हमने भी कई बार मैनेजमेंट से चर्चा की तो उनका यही कहना था कि नवंबर के महीने में ही ये एंटी डंपिंग ड्यूटी शायद लगती हुई नज़र आए और ये इंडस्ट्री और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉजिटिव हो। बट ऑन द प्राइमा फेसी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पर एक निराशा हाथ लगी है। एनालिस्ट ने कई सारे एडजस्टमेंट्स किए अपनी एस्टिमेट्स में और उसके चलते प्राइस कट्स भी आते हुए दिखे हैं। स्टॉक रिएक्ट तो कर रहा है, पर चंदन, कहाँ तक लग रहा है आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज जा सकता है? क्योंकि इसने एक अच्छा रनअप मई से लेकर लगभग अगस्त के महीने तक दिखाया था, बट अब वो फिजल आउट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री का ट्रेंड नेगेटिव है। वीकली चार्ट में लगातार 10 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। अपने लगभग 5-6 महीने के लोवेस्ट लेवल पे ये कामकाज कर रहा है। 4000 इसका एक मेजर सपोर्ट था, वो भी डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। सो अब जब तक इमीडिएट बेसिस पे 13950 के नीचे रहता है, 3700 तक के डाउन साइड भी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, 3700 के डाउन साइड ओपन हो गए हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। 4% के आसपास की गिरावट है। ठीक है। अच्छा चंदन जी, बाटा पर आपसे मैं फिर से राय लेना चाहूँगा। बाटा में हम देख रहे हैं कि गिरावट करीब 6% के आसपास की है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े हैं, रेवेन्यू कम हो गया है, तो जाहिर तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट आए हैं। बाटा एक टाइम पर, मतलब जब तक एफएनओ में था और हम लोग अक्सर चर्चा किया करते थे बाटा के बारे में, एफएनओ से आउट क्या हुआ, फिर हमने उसको अपने फोकस से भी हटा दिया। और कहीं ना कहीं कंपनी को देखकर जो मेरा सेंस ये कहता है ना कि बाटा मतलब नए जमाने के हिसाब से ना अपने आप को बदलने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल हमने नोकिया का होते हुए देखा है, बाटा का भी वो ना हो जाए। खैर, आप जरा चार्ट देख के बताइए कि बाटा कितना आपको और वीक दिखाई दे रहा है शेयर ये। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड और इनोवेशन जरूरी है, तब भी कुछ थीम देखने को मिलेगा यहाँ पे। ओवरऑल देखिए ट्रेंड नेगेटिव है और आप देखोगे पिछले 4 साल से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर आप 2017 से 2021 में देखें, बड़ी तेजी इसमें देखने को मिली, बट वो पूरा मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है। एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मल्टीपल हर्डल 1170 1180 के आसपास आ रहे हैं। इनफैक्ट आज के गैप डाउन के बाद में 1140 इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। नीचे में 1060 1070 तक के डाउन साइड भी रीटेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाटा इंडिया आप 52 वीक में देखेंगे तो गिरावट दिखाई देगी आपको करीब 19-20% के आसपास की। 1100 रुपए के आसपास के भाव हैं। बाटा को लेकर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। तेजस जी, पता नहीं आपने तो पहने होंगे नहीं पहने होंगे बाटा के फुटवेयर, लेकिन मैंने तो इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि अभी मैं जब कभी जाता हूं बाटा के शोरूम में तो कोई मुझे बहुत चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। एक से एक कंपनीज ने अपने आप को अपग्रेड किया और इनोवेट किया, लेकिन बाटा में वही वो घिसे पिटे पुरानी चीजें, ब्रांड इमेज में कोई चेंज हो नहीं पाया। कॉम्पिटिशन आगे निकलते गए, बाटा कहीं ना कहीं वहीं रह गया। आपने क्या यूज किए हैं बाटा के फुटवेयर? डेफिनेटली अभिषेक जी, मैंने यूज किए हैं। अगर पहले देखेंगे तो बाटा का ही 1-2 ब्रांड था और काफी, जैसे गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में पहले मारुति थी और फियाट थी, और अभी अगर देखेंगे तो हमें इतनी वैरायटी मिलती है। द सेम वे फुटवेयर की बात करें तो पहले बाटा ही एक ब्रांड था जो अवेलेबल था, बट आज के टाइम में अगर देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो है एक मुझे लग रहा है कि बाटा जो मार्केट डिमांड है वो बीट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है नेगेटिवली। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और कल के सत्र में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया 1100 का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो इसमें से एग्जिट करके काम करना चाहिए। स्टॉक थोड़ा आने वाले दिनों में अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है और नीचे में 1020 से लेके 1025 तक के भी लेवल देख सकते हैं। 1020 1025 के लेवल देख सकते हैं। बाटा जो कि एक जमाने में कितने मजबूत होल्ड रखता था। हालांकि बाटा ने कभी भी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाए नहीं, लेकिन ज़माना बदल गया, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि नया ज़माना ये है कि
ऑनलाइन प्रेजेंस जिन कंपनीज का अच्छा है उनको अच्छा ट्रैक्शन मिलता है। बाटा का अभी काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा इस मामले में पिछड़े हुए हैं और कस्टमर प्रेफरेंसेस ये नहीं समझ पा रही है कंपनी, ये साफ तौर पर। मैं अगर ये इसको चैनल चेक माना जाए अगर, क्योंकि मैं शोरूम्स में जाता रहता हूँ कई बार ये देखने के अच्छा क्या नया आया है, वो पुराना जुड़ा हुआ है ना बाटा से, तो वो चीज़ दिखती नहीं है। एमसीएक्स को लेकर एक अपडेट ये आ रहा है कि एमसीएक्स पर ट्रेड करने में तकनीकी दिक्कत बरकरार है। देखिए, हमने कहा था कि जुलाई में भी इस तरह के ग्लिच सामने आए थे और मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ था कि जब ट्रेड टाइमिंग्स को आगे खिसकाना पड़ा था। तो अब ये फिर से एमसीएक्स की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अभी 9-9:30 बजे जो इनकी नई टाइमिंग आई थी 9 बजे की जगह, उस वक्त तक भी ट्रेडिंग शुरू नहीं हो पाई है, अभी रिज्यूम हुई नहीं है। अब थोड़ी देर में हो सकता है कि एमसीएक्स की तरफ से फिर से कोई स्टेटमेंट आए। अभी भी ट्रेड करने में तकनीकी दिक्कत बरकरार है, टेक्नोलॉजिकली ये प्रॉब्लम है, पता नहीं अब बार बार क्यों हो रही है और ये पिछले 4 महीने में दूसरी बार हो रही है। ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। जो ट्रेडर्स हैं वो निश्चित तौर पर परेशान होते हैं। आपने तो अपने सिस्टम को अपग्रेड भी किया था एमसीएक्स और एक नए सिस्टम पे, अब तो एक नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे तो हो रहा है पिछले 3-4 साल से, लेकिन ये फिर से प्रॉब्लम आने लगी। इसमें 1% के आसपास की गिरावट शेयर भाव में 9,200 रुपये के आसपास, ये सेंटिमेंटल ये वीकनेस आ रही है प्राइस में। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अमोल भाई, आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, जरा बताइए कहां पर बुलिश हैं आप और क्या खरीदना है। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 141 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 150, 152 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 136.35 का। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये हमने हमारे प्लेटफॉर्म में भी शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ है। एक करेक्शन पूरा किया है स्टॉक ने, उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म किया और हायर बॉटम फॉर्मेशन इंट्राडे चार्ट्स पे मेंटेन किया है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो अशोक लेलैंड में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा मैं इटर्नल के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 333 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट आ रहे हैं 355 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 325 का। एक लॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे भी। उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है एक करेक्शन पूरा कर चुका है, एक लेग ऑफ करेक्शन पूरा हो चुका है। यहाँ से फ्रेश अपट्रेंड रैली पॉसिबल है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये हमने हमारे प्लेटफॉर्म में मीडियम टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ। ठीक है, ये 2 शेयर, एक इटर्नल हो गया। आज हम देख रहे हैं कि कल भी थोड़ी सी रिकवरी आई, आज हल्की सी रिकवरी और इटर्नल में करीब 5-6-7 तक लगातार ये गिरावट का शिकार हुआ था नया हाई बनाने के बाद। और अशोक लेलैंड आपका मुझे ना अमोल जी ज़्यादा पसंद आ रहा है, बेहतर है ये शेयर मेरे नज़र में। 150 रुपये के टारगेट, 135 रुपये का स्टॉप लॉस, ये 2 तेज़ी के सौदे हो गए। बाज़ार की बात करें तो बाज़ार एक रेंज में ही है। निफ्टी बैंक में हालांकि पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी रफ्तार बढ़ी तो है, करीब 70 अंकों पर निफ्टी आ गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में हो गई है। जो आईटी शेयर शुरुआत में नरम थे, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एक बार जरा उनके चार्ट्स आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, वो हरे निशान में वापसी करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल सपाट है निफ्टी आईटी भी। रिलायंस भी जो शुरुआती सुस्ती थी उसको दूर करके अब ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और 1489 रुपये का आज बना है इसने हाई। तो लगातार रिलायंस में हम बाइंग देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं कि 0.5% ऊपर ये भी आ गया। तो एचडीएफसी बैंक रिलायंस की लोअर लेवल से अच्छी बाइंग, इसने बाजार के मोमेंटम को थोड़ा सुधारने का काम आज के सत्र में जरूर किया है। मेटल में चंदन जी आपसे मैं राय जानना चाहूंगा टाटा स्टील को लेकर। मुझे लगता है कुछ दिन पहले आपने शायद रेकमेंड किया भी था टाटा स्टील। कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर इसका? बिल्कुल, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर पॉजिटिव, इनफैक्ट मेटल काउंटर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और टाटा स्टील में भी कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसका जो बैरियर था 175 से लेके 178 वो डिसाइसिवली निकला है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 3-4 वीक का नेरो रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस इंटेक्ट रहेगा। 176 का ट्रेलिंग रखे 185 प्लस तक के टारगेट के लिए।
यहाँ देखिए मेटल इंडेक्स लगातार तीसरे दिन जो है इसने एक नया हाई बनाया है और हम सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं किस तरीके का एक्शन ये मेटल काउंटर्स दिखा रहे हैं। ना ही सिर्फ टाटा स्टील बल्कि अब देखिए हिंडाल्को भी बन चुका है निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके साथ साथ अब कुछ ब्रॉडर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पर भी नज़र डालते हैं। आज एक स्पार्क में एक अच्छी तेज़ी आई है, लगभग 5% की तेज़ी आप यहाँ देखेंगे। ग्रीव्स कॉटन यहाँ पर कल भी मैं देख रही थी 2-3% की तेज़ी थी, आज 3.5% की तेज़ी है। और टायर कंपनीज में से जेके टायर हम सुबह से ही हाईलाइट कर रहे थे कि नंबर्स बेहद स्ट्रांग है, मार्केट की उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं और उसको लेकर एक स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन। रैलिस इंडिया भी लगभग 2% की तेज़ी आज के सत्र में दिखा रहा है। बट ऑटो स्पेस में अमोल, क्योंकि आप अभी फिलहाल चर्चा कर ही रहे थे, एक बार ग्रीव्स कॉटन के चार्ट को भी आप चेक कीजिए, कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्योंकि अब देखिए लंबे समय का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 200 से 240 के बीच में बहुत समय इसने बिता लिया है। बट क्या राय रखते हैं आप इस पे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। ऑन द हायर साइड अगर हम देखते हैं तो 235 टू 40 एक कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहा है और जब भी करेक्शन ट्रिगर हुआ है टाइम भी अच्छा खासा लिया है और प्राइस भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो ये काफी प्रॉमिसिंग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। दूसरा, अगर मैं सपोर्ट्स की तरफ बात करता हूँ तो 200 का एक जो जोन है वहां पे कंसिस्टेंटली स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो ब्रॉडर सेटअप में ये स्टॉक रेंज बाउंड ही है और वही टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। किसी को अगर मोमेंटम चेस करना है, क्योंकि रिवर्सल काफी स्ट्रांग हो गया है और आज बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिसेंट है, तो मोमेंटम अगर कोई चेस कर रहा है तो 215 उनके लिए एक लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 225 230 का रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर दिखा रहा है, देखते हैं कि रेंज ब्रेकआउट दे पाता है या नहीं। ग्रीव्स कॉटन 4 नवंबर को चेक किया कि 4 नवंबर को कंपनी के नतीजे आएंगे, देखते हैं किस तरीके का एक्शन होता है। बट टायर कंपनीज यहाँ पर एक अच्छा एक्शन ज़रूर है, तेज़ दौड़ लगाती हुई सभी कंपनीज। सीएट के नंबर्स के बाद एक धुआंधार तेज़ी हमने ऑलरेडी देखी थी, अब जेके टायर्स के नंबर्स ने जोश भरा है। बट अमोल, जेके टायर्स और साथ ही अपोलो टायर्स एफएनओ स्पेस में से यहाँ पर अपनी राय दीजिए कि कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, कोई यहाँ पर है मौके? जेके टायर से अगर हम शुरुआत करें तो एक कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड रहा है स्टॉक में। ये मंथ में भी अच्छा खासा एक रैली हुआ है, 18-19% का गेन हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, अगर ब्रेकआउट भी आ रहे तो सस्टेन हो रहे, कंसोलिडेशन भी काफी शॉर्ट टाइम के लिए रह रहा है, तो मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। एक ही कंसर्न है कि एक टेम्पररी थोड़ा सा ओवरबॉट होने के कारण ऊपरी लेवल पे हम थोड़ा सा दबाव स्टॉक में देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। इमीडिएट में सपोर्ट्स की बात करूंगा तो 400 का एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, रिट्रेसमेंट सपोर्ट है, और ऑन द हायर साइड 440 450 एक रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा। शॉर्ट टर्म में शायद ये एक रेंज ओपन करेगा और उसी रेंज के अंदर 400 एंड 450 के अंदर स्टॉक ट्रेड होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, जेके टायर को लेकर ये व्यू। बीएसई के शेयर में, और आज एक्सचेंज वाले शेयर थोड़े से नरम है, और बीएसई हमने देखा था कि 2500 रुपये के आसपास तक गया था और उसके बाद पिछले 6-8 ट्रेडिंग सत्र ऐसे रहे हैं जब एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा था, और आज हम देखने की थोड़ी सी नरमी इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। बीएसई तेजस जी कमजोर तो ज्यादा नहीं होता दिख रहा है आपको यहाँ से ना, क्या करना चाहिए शेयर में? देखिए, बीएसई की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है करीबन 2100 के करीबन, और उसके बाद हमने एक लगातार एक अच्छी खासी रैली देखी थी। पोस्ट द रैली हम एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं जो एक हेल्दी करेक्शन जैसा लग रहा है। स्टॉक अभी भी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। मुझे लग रहा है ये जो डिप आया है उसमें खरीदारी करनी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस बिलो 2350। मुझे लग रहा है ये स्टॉक रिसेंट जो स्विंग हाई है वो रीटेस्ट कर सकता है, और उसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन हुआ तो 2800 तक के भी लेवल हम आने वाले दिनों में ये स्टॉक में देख सकते हैं। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे बीएसई में विद अ स्टॉप लॉस बिलो 2350। ठीक है, 2350, 2350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है बीएसई के शेयर को लेकर ये व्यू। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 100 अंक संभल गया है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग लोअर लेवल से 250 से 300 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है, तो रिकवरी की प्रक्रिया जारी है।
हमने साफ तौर पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा था कि बाजार में मोमेंटम स्ट्रांग है और जो डिप्स आए उसको आप बाइंग के लिए इस्तेमाल कीजिए और परफेक्ट ये रणनीति कामयाब होती इस बाजार में दिखाई दे रही है। वेल्सपन कॉर्प, चंदन जी व्यू आपसे चाहिए शेयर पर, क्योंकि 2 दिनों की थोड़ी थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन कल और आज अच्छा मोमेंटम शेयर में बना है और ये करीब 900 रुपए के आसपास शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। वेल्सपन कॉर्प ये पाइप बनाने वाली कंपनी है, ये जरा बताएंगे सर क्या व्यू होगा आपका शेयर को लेकर? क्या यहां से फर्दर आप मजबूती देख रहे हैं शेयर में? देखिए वीकली चार्ट में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को काउंटर अप सरपास करने के लिए तैयार है और सेटअप इसका चेंज हो रहा है। लगभग आप देखोगे 22 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है, लगभग 5 महीने की हम बात करें तो, और जिस हिसाब से 2-3 दिन में बाइंग हुई है, एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 875 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 940 तक के मूव एक्सटेंड होने चाहिए। 940 तक के मूव्स एक्सटेंड होनी चाहिए। 1800 रुपए के ऊपर ये निकल के आज कारोबार कर रहा है और शुरुआती जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है पीवीआर में। जरा बताएंगे कि पीवीआर में आप क्या टारगेट देख रहे हैं? प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है पीवीआर का? बिल्कुल, पीवीआर ने अभी 1160 1165 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है 3-4 दिन पहले और उसके बाद हायर बेस बना के होल्ड कर रहा है, तो अपमूव बनना चाहिए। एज ऑफ नाउ 1180 सपोर्ट का काम करेगा और 1180 के सपोर्ट से 1240 तक के स्विंग बन सकते हैं पीवीआर में। ऑलराइट, तो चलिए पीवीआर पर रखते हैं नज़र। यहाँ पर भी 2% से ज़्यादा का आप उछाल देख रहे हैं, बट ईएमएस रिलेटेड कंपनीज पर जो है फोकस ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त एक्शन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने लगभग 7 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत, और ये जो पूरी प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग 5530 करोड़ के होंगे, जहाँ पर अब भारत में ही कई सारे ईएमएस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स ले लीजिए, कैमरा के मॉड्यूल्स ले लीजिए जो अब तक पूरी तरीके से चाइना से इंपोर्ट होते थे, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स ले लीजिए, इन सब का अब जो प्रोडक्शन है वो सरकार जो है जितना सपोर्ट करेगी इंडस्ट्री प्लेयर्स को, उनके कोलैबोरेशन में भारत में ही इसका प्रोडक्शन होते हुए हम देखेंगे। तो जी हाँ, घरेलू डिमांड तो इससे केटर होगी ही, बट आने वाले कुछ सालों में कंपनीज जो हैं इसको एक्सपोर्ट करने की भी अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगी। यहाँ पर आप ज़रूर देखेंगे कि 20,000 तक के इंपोर्ट बिल्स जो है कहीं ना कहीं वो रह सकते हैं, रिड्यूस हो सकता है इंपोर्ट बिल 20,000 से, और साथ ही कई सारी कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप देखिए केन्स टेक का अगर हम चार्ट ला पाएँ, यहाँ पर 3-3.5% की तेज़ी आप केन्स टेक्नोलॉजीज़ में देखेंगे। यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट्स के उनको मंजूरी मिली है। सिरमा एसजीएस यहाँ पे 765 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। केन्स टेक्नोलॉजीज़ वो आप चार्ट अगर पुलअप कर पाएँ तो वहाँ पर 3-3.5% की आप तेज़ी देखेंगे। सिरमा एसजीएस यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आप देख सकते हैं। एसआरएफ इनको भी मंजूरी मिली है, और साथ ही साथ एसेंट सर्किट, या ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनको मंजूरी मिलती हुई नज़र आई है स्कीम के अंतर्गत। एसआरएफ क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम है, इसीलिए आपको म्यूटेड रिएक्शन दिखेगा। जी हाँ, अब ठीक स्टॉक आया। सिरमा एसजीएस और केन्स टेक, यहाँ पर आप एक अच्छा एक्शन देखेंगे। पर चंदन, एक बार केन्स टेक और सिरमा एसजीएस पर ही आप अपनी राय दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप इनको चार्ट्स पे? अच्छा, तो शायद चंदन हमारे साथ अभी नहीं है, पर अमोल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केन्स और सिरमा एसजीएस, क्या राय रखते हैं आप दोनों ही काउंटर्स पे? केन्स और एसआरएफ के बारे में बोल पाऊंगा। केन्स में अगर देखते हैं तो एक करेक्शन के बाद एक थोड़ा सा ज्यादा करेक्शन हुआ था, बट उसके बाद रिवर्सल फॉर्मेशन काफी ब्राइट हुआ है। दूसरा, आज 3% का गैप अप के बाद सुबह के जो गेन्स है वो भी स्टॉक ने मेंटेन किए। बड़ा सेटअप अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है, बट जरूर मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो गया है। मुझे लगता है आज का डे लो इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर या अराउंड 6820 के आसपास वो अगर मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 7200 का। एसआरएफ में अगर हम देखते हैं तो एक रैली के बाद एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, 3200 का टॉप था, उसके बाद एक डीप करेक्शन आया था। अब कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा सा पॉज लेता हुआ देखने को मिल रहा है। रिवर्सल का इंतजार रहेगा, अगर रिवर्सल होता है तो एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। रिवर्सल का लेवल रहेगा, मिनिमम सेट रहेगा जो रहेगा 3075 का।
तो चलिए SRF यहाँ पे थोड़ा म्यूटेड रिएक्शन ज़रूर है, पर केन स्टैक पर भी अमूल ने अपनी राय दी। पर आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं ऑप्शन में कमाई की रणनीति का, हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन पर। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी मॉर्निंग, बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शंस की रणनीति। शुभ प्रभात सृष्टि जी। आज की ऑप्शन रणनीति में हम भारत फॉर्ज रिकमेंड करेंगे। पिछले हफ्ते यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें 1280 के ऊपर देखने को मिला था और पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक उसी फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है भारत फॉर्ज लिमिटेड में। इंडिकेटर ऑसिलेटर सभी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो 1300 का हमें कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो कि हमें 45 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो 65 रुपीज के आ रहे हैं और बाय करते समय में 35 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। लॉट साइज को देखते हुए यहाँ पर जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 5000 रुपीज का बन रहा है और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 10,000 रुपीज का आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारत फोर्ज जो 1300 रुपये की कॉल, 1300 वाली कॉल खरीदनी है 45 रुपये के भाव पर मिल जाएगी अगली सीरीज में। ध्यान रखिएगा, तो ये सीरीज आज खत्म हो गई है, तो नवंबर सीरीज के लिए ये रणनीति है। लक्ष्य 65, स्टॉप लॉस 35 और अधिकतम मुनाफा 10,000 का, अधिकतम नुकसान 5,000 यानी कि आधा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है इस शेयर में और हम आधे परसेंट, पौने परसेंट के आसपास की मजबूती पर फिलहाल शेयर को कारोबार होते हुए देख रहे हैं। भारत फोर्ज 1311 रुपये का भाव। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन चलिए नतीजों की जरा बातचीत कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि मजगांव डॉक के शेयर में तेजी है। डिफेंस रिलेटेड इनफैक्ट जो भी आप शेयर देखेंगे थोड़ी थोड़ी बाइंग हो तो रही है और मजगांव डॉक के नतीजे आए हैं सितंबर तिमाही के और हर फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे रेवेन्यू करीब 6% ऊपर है, इसके अलावा प्रॉफिट में करीब 21% की ग्रोथ है। मार्जिन्स भी कंपनी ने अपने बढ़ाए हैं। तो जरा समझते हैं कि नतीजे को कंपनी कैसे देख रही है, आगे फ्यूचर को लेकर उनकी ग्रोथ आउटलुक क्या है, ऑर्डर वगैरह की स्थिति क्या है। हमारे साथ कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस रुचिर अग्रवाल हमारे साथ हैं नतीजों पर बातचीत करने के लिए। रुचिर जी पहले बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत बधाई, अच्छे नतीजे आपने पोस्ट किए हैं सर। रुचिर जी पहले एक बार जरा ऑर्डर बुक के बारे में जरा बताइए, ऑर्डर बुक कैसी है और किस तरह की ग्रोथ रही है अगर मैं पिछले अगर एक साल की बात करूं तो। देखिए जो पिछले 2 क्वार्टर थे, आखिरी क्वार्टर पिछले साल का और पहला क्वार्टर इस साल का, हमने अपने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोविजन बुक करे थे करीब 1000 करोड़ के, 1036 करोड़ के, जिसके अंदर हमें लग रहा था कि हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टों में नुकसान होने की हमें संभावना है। तो उसके चलते हमारे जो दोनों क्वार्टर्स थे, फोर्थ क्वार्टर ऑफ 24-25 और 25-26 का पहला क्वार्टर, उसमें हमने हमारे नतीजे जो हैं वो प्रोविजंस की वजह से हमने उतना प्रॉफिट नहीं दिखा पाए थे। लेकिन क्योंकि इस क्वार्टर में कोई भी हम नया प्रोविजन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारे नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आए हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नतीजे और बेहतर होंगे अगले क्वार्टर में। ऑलराइट रुचि जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, नतीजे बहुत शानदार आए, मार्केट्स की उम्मीद के से भी बहुत अच्छे आए, तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। पर आपसे एक बार ऑर्डर बुक पे आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपकी काफ़ी हेल्दी ऑर्डर बुक है, 27,000 करोड़ के भी ऊपर है। यहाँ से आगे की विजिबिलिटी क्या है, सेकेंड हाफ को लेकर किस तरीके के नए ऑर्डर विंस पर है आपकी नज़र, और ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पर भी एक बार अपना व्यू दीजिए कि आने वाले 1 से 1.5 साल में कितने ऑर्डर्स आप इनमें से फुलफिल करते नजर आएंगे। देखिए जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, हमारी ऑर्डर बुक करीब 27,400 करोड़ के आसपास आज की डेट में है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ऑर्डर बुक 4 से 5 गुना बढ़नी चाहिए यदि हमें 75i का ऑर्डर मिलता है इसी साल में, जिसकी निगोशिएशन ऑलरेडी चल रही है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर अगले 3 या 4 महीने में हमारे पास आना चाहिए। हाँ, ये जहां तक एग्जीक्यूशन की बात है, हमारे जो जितनी भी टाइमलाइन है हम मीट कर रहे हैं। हमने 2 बेहतरीन जहाज 17 अल्फा के नेवी को ट्रांसफर किए, हैंडओवर किए,
जिसमें एक तो अभी हमने अगस्त महीने में किया है, और बाकी जो 2 जहाज हैं, जो एक उसमें से एक महेंद्रगिरी हम कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक हम नेवी को हैंडओवर कर दें, और जो चौथा जहाज है जिसका कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम अगस्त 26 तक करेंगे, वो भी कोशिश कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में हम दे पाए। दूसरा जो वो बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है वो ओएनजीसी का ऑफशोर प्रोजेक्ट है, और क्योंकि इस बार आप देखेंगे कि देश में मॉनसून थोड़ा ज्यादा लंबे तक चला है, तो हमारा उसके अंदर एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो चल रहा है, और अब जैसे जैसे मॉनसून खत्म होता जा रहा है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले क्वार्टर में हम उस कॉन्ट्रैक्ट का बीओपी भी अपनी रेवेन्यूज में बुक कर पाएंगे। तो आगे का क्वार्टर और आगे का साल काफी अच्छा। जी रुचिर जी, आपने एक सबमरीन के लिए एक एमओयू साइन किया था, जरा उसके बारे में अपडेट दीजिए कि किस तरह का ऑर्डर है वो, किस तरह का करार है, और यूरोप में या फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किस तरह के क्लाइंट्स आपके हैं, और टोटल आपके रेवेन्यूज में विदेशों से कितनी आय आ रही है? अभी आज की डेट में हमारे पास केवल एक ही फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हम मल्टीपर्पज व्हीकल बना रहे हैं एक विदेशी के लिए। लेकिन ये जो हमने एमओयू साइन किया है नेवल ग्रुप के साथ, इसके साथ क्या होगा कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं और जहाँ पे नेवल ग्रुप को ऑर्डर मिलता है, वो हमारी फैसिलिटीज यूज कर सकती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, और हमारी हमारी मैन पावर उसमें यूज होगी, हमारी जो एक्सपर्टीज है वो यूज होगी। उसके अंदर भले ही टेक्नोलॉजी वो नेवल ग्रुप की रहेगी, जिसके अंदर हम उन फ्रेंडली कंट्रीज के लिए हम सबमरीन बना के यहाँ से दे पाएंगे। तो उससे नेवल ग्रुप को भी फायदा होगा, हमारा हमारा को भी ये फायदा होगा कि हम अपनी कैपेसिटीज पूरी यूज कर पाएंगे, और डिलीवरी भी हम टाइम पे दे पाएंगे। जी आपने एक एमओयू जो साइन किया था वो तमिलनाडु में ग्रीन शिपयार्ड के लिए भी किया गया था, उसको लेकर थोड़ी आप और जानकारी अगर दे पाएं कि किस तरीके का केपेक्स रिक्वायरमेंट उसमें रहेगा, क्या है प्लान्स वहाँ इस एमओयू को लेकर? देखिए, ऐसा है कि अभी जो भारत सरकार का पूरा फोकस है वो हमारे को आत्मनिर्भर बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम भारत सरकार दे रही है, जिसके अंदर वो ये चाह रही है कि हमारी अपनी टनेज हो, हमारे खुद के जहाज हो, हमारे खुद के वेल एस्टेब्लिश पोर्ट हो, हमारी ब्रेकिंग फैसिलिटी हो। तो उसको देखते हुए हमारी कंपनी ने एक काफी साइट का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्हें लगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो तमिलनाडु में तुतीकोरन पोर्ट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है, और इसीलिए हमने एमओयू साइन किया है। अब हम उसके अंदर टेक्निकल कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे जो हमें गाइड करेगा, साथ में हम इसके अंदर फॉरेन पार्टनर्स भी एंगेज करना चाहेंगे जो कि शिप बिल्डिंग में जिनको महारत है, क्योंकि हमारी महारत जो है अभी तक नेवी जहाजों पे है, और हम ये क्योंकि हम सब तरह के जहाज यहाँ बनाना चाहेंगे जिसमें कॉमर्शियल वेसल भी होंगे, तो इसलिए हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमें एक बाहर से कोई हमारा साझेदार मिले, एक पार्टनर मिले। अब इसका क्या स्वरूप होगा, वेदर हम इसको एक अपनी सब्सिडी की तरह लेके जाएंगे, जॉइंट वेंचर की तरह लेके जाएंगे, वो अभी टाइम बताएगा कि हम कैसे करना चाहते हैं। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, सर एक आखिरी सवाल जी सर, एक आखिरी सवाल, मार्जिन में देख रहा हूं, मार्जिन काफी ज्यादा बेहतर हुआ है, 500 बेसिस पॉइंट के आसपास की रिकवरी है, करीब 24% का मार्जिन आप ले रहे हैं, मतलब आपको मिल रहा है। जरा बताएं सर कि ये सस्टेनेबल है, क्योंकि यहां से तो आगे जाके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने सस्टेनेबल आपको मार्जिन लगते हैं ये? देखिए, ये मार्जिन हाई हमारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब तक जो हमने 15 ब्रावो के जो जहाज डिलीवर किए और जो 17 अल्फा के जो हमने जहाज किए, उनकी वारंटीज अब पूरी होने लगी हैं, और उनके कोई क्लेम्स वगैरह हमारे पास आए नहीं, मतलब कोई लायबिलिटी हमारी नहीं आई। तो इसलिए मार्जिन हाई हैं, आगे जो है इतने हाई मार्जिन नहीं रहने वाले हैं, और ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स में हाई मार्जिन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि एक तो कंपटीशन भी है, दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हम
नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते हैं और हम उसका वीओपी अपना रिकॉग्नाइज करना चालू करते हैं, तो हम थोड़े कंजर्वेटिव रहते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स में कितना कमा रहे हैं। तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स में शुरुआत में मार्जिन उतने हाई नहीं रहते, और हम पहले भी हम ये कहते रहे हैं कि हम सस्टेनेबल बेसिस में 10 से 15% तक का मार्जिन हम दिखाएंगे। ठीक है रुचि जी, बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके आपसे, और कंपनी के भविष्य को लेकर, कंपनी के आगे नीतियों के बारे में भी आपसे जानकारी मिली। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए और विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, और आगे की तिमाहियों के लिए हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शो को यहीं पर फिलहाल समेटने का समय हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के तुरंत बाद हेडलाइंस के साथ करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत। आप कहीं जाएगा नहीं।